है क्या है बताओ। पॉलिनेशन है, दोनों दिया होगा, पॉलिनेशन भी है, साथ साथ इसको सिंगैमी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट पॉलिनेशन भी है और सिंगैमी, दोनों चीज याद रखिएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, कहीं सिंगैमी में लिखा है, फर्टिलाइजेशन में लिखा है, ठीक है, टर्म एक ही है लेकिन अलग नाम से दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे मोस्ट वाइटल इवेंट क्या बताओगे, फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी? और मोस्ट क्रिटिकल इवेंट बताएंगे आप, क्या बताओगे, फर्टिलाइजेशन सिंगैमी। और पॉलिनेशन भी लिखा हुआ है बस में, कि पॉलिनेशन मतलब पॉलिंग गेंद जो है। हाँ, क्रिटिकल, तो हम इंग्लिश बोल रहे हैं क्या, हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन भी होता है, दो चीजें दो जगह लिखा हुआ है अलग जगह। एक क्रिटिकल इवेंट में पॉलिनेशन भी लिखा हुआ है और फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, दोनों चीजें एक साथ नहीं देगा, जब क्वेश्चन आएगा ना तो एक साथ नहीं देगा, एक ही रहेगा, या तो फर्टिलाइजेशन रहेगा तो पॉलिनेशन होगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात किया था, इसे फंजाई में बताया था और किस में बताया था, एल्गी में। इसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट भी होता है और फीमेल गैमेट भी मोटाइल होता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो आगे जब में होता है उसमें ज्यादातर क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है और फीमेल गैमेट स्टाइल, मतलब एक जगह स्टेशनरी होता है। ठीक है, ये हम लोग बात करें। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि ये जो कौन सा लास्ट का था ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हाँ, और हमने बताया था आपको क्या नाम है, बल्बिल के बारे में। बल्बिल कहाँ बताया था, अगेव में, है ना। राइजम कहाँ का बताया था, जिंजर और बनाना में। सबसे पहला काम ये करूँ, इसको मैं कर दूँ साइलेंट, क्योंकि लोग जीने नहीं देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, जिंजर और बनाना में। टेरर और बंगाल कहाँ बताया था हमने, कहाँ पे, वाटर हाइसिन। और वाटर हाइसिन कहाँ कहाँ मिलता है आपको, है? नहीं नहीं, किस किस जगह मिलेगा वाटर हाइसिन, एरिया बताओ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, सही कह रहे हो, हमने बदल दिया, तुमने बदल दिया। वो स्टोबलेंथस कुंठियाना है ना। वाटर राशन सही बता रहे हो, स्टेगनेंट वाटर में जहाँ पानी रुका होगा वहीं पे मिलेगा। ठीक है, और स्टोबलेंथस कुंठियाना की बात करें तो वो कहाँ पे, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में ग्रो करता है ना। ठीक है, इस वक्त हमने बताया जेमिल के बारे में। जेमिल कहाँ बताया था आपको, हाँ, स्पॉन्ज बताया था। कुनिडिया कहाँ बताया था, पेनिसिलिया में। जेमिल कहाँ बताया था, स्पॉन्ज में, है ना। और जूस्पोर कहाँ बताया था, क्लेमाडो मोनास में। ठीक है, पंचानन मैसूरी किनसे इंस्पायर हुए थे, डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन। ठीक है, और इनको कितने अवार्ड मिले थे, कौन कौन से, FRS और इंटरनेशनल साइंस एकेडमी, है ना, इनसा की दो थी आप। और इन्हीं कंट्रीब्यूशन से एनसीईआरटी सबसे पहले बुक आई थी इन द ईयर 1964 में, है ना, पहली बुक आई थी। और जो लाइफ स्पैन होता है उसका साइज से कनेक्शन होता है कि नहीं होता, हाँ? नहीं होता, क्यों, हाँ ठीक है, जैसे मैंने बताया क्रो की लाइफ स्पैन कितनी बताई, और पैरट की, तो आप पैरट देखो छोटा होता है, क्रो बड़ा होता है, लेकिन लाइफ स्पैन किसकी ज्यादा है, पैरट की, है ना। बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन कितनी बताई थी आपने, हाँ 1 से 2 एक बताई थी। डॉग की कितनी बताई थी, 25 से 30 साल। और क्रोकोडाइल कितनी बताई थी, हाँ 60 ईयर्स बताई थी, है ना। और राइस प्लांट कितना बताया था, और बनियान ट्री की बात कितना किया था, हाँ 300 to 500 ईयर्स, है ना। ये हमने लाइफ स्पैन किसकी बताई, जो नॉर्मल कुछ चीजें थी उसमें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो आगे हमने बताया था कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ऑर्गेजम बन जाता है, सुन तो लो पूरा, ठीक है, जो फीमेल ओवा होता है बिना फर्टिलाइजेशन के उससे क्या बन जाए, नया ऑर्गेजम। क्या बोला था हमने इसको, पार्थनोजेसिस। कौन कौन एग्जाम्पल बताए थे पार्थनोजेसिस का, क्या नाम बताया आपका, हाँ? जीशान, जीशान, ओके, ठीक है। हाँ बताओ कौन कौन से, और हनी भी रोटी फर और लिजर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेजम बन जाता है। और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है, क्या बोलेंगे इसको, एपोमिक्सिस। और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, उसमें सीड होता है, नहीं होता है, सीडलेस होते हैं। कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। पास में सिंगल कॉर्डिलेटन तो मोनोकार्ट, डबल कॉर्डिलेटन तो डाइकार्ट होता है। पास में एमटीपी का कब यहाँ पे लॉन्च हुआ था, एमटीपी लॉन्च कब हुआ था,
19, और इसमें अमेंडमेंट कब किया गया था? 2017 में। क्या अमेंडमेंट किया गया था? नंबर 1, नंबर 2 बताओ। पहला अमेंडमेंट क्या किया गया? हाँ हाँ बोलो, सब बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। एक लोग बताओ, प्रभात लो। ये सही कह रहे हैं। और ज्यादा मतलब कहाँ तक? 9 महीने तक करवा दोगे? हैं? 6 मंथ, 3 महीने से लेके 6 मंथ तक। अगर होगा क्या करेंगे उसमें? 2 डॉक्टर का परमिशन चाहिए। जब तक दोनों डॉक्टर नहीं बोले तब तक वहां पर, अगर एक डॉक्टर बोलता भी तब भी उसमें एबॉर्शन नहीं होगा। बस में एसटीडी बीमारी कौन कौन सी बताई? बोलो। और हाँ, क्लेमाइडियासिस और ठीक है। कौन सी इसमें ऐसी बीमारी है जिनका प्रिवेंशन कर सकते हैं? हैं? सब गड़बड़ नहीं करोगे अब लग रहा है। एक ही बार गड़बड़ हो गई। हाँ बता बच्चे। सबका प्रिवेंशन कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक मिनट रुको। देखा ना, गलती हुई ना। आपने भी फर्स्ट टाइम गलती किया था, सेम गलती इस बच्चे ने रिपीट किया है। आपने, एक मिनट वेट, आपने क्वेश्चन सुना? नहीं सुना ना, ध्यान से सुनो। कौन सी ऐसी बीमारी है एसटीडी में जिसमें प्रिवेंशन कर सकते हैं? मैंने ये पूछा, आपने आंसर क्या कह दिया? छोड़ के बाकी सबका प्रिवेंशन कर सकते हैं, है ना? क्या कहना है? अपना है कुछ? प्रिवेंशन, बचाव तो सबका कर सकते हो बच्चे। हमने बचाव पूछा, ट्रीटमेंट नहीं पूछा। आपने ट्रीटमेंट आंसर कर दिया। किसका ट्रीटमेंट हो सकता है? राइट। ये गलती होती है क्योंकि हम आपको वो चीज जहां पे ले जाते हैं जहां पे आप सोच भी नहीं सकते कितने हल्के से आपका गलती हो गया, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। ये चीज मैंने पहले अवेयर करा दिया है ना? ये देखो, ये बच्चे आया, पढ़ा हुआ बच्चा है ये आया, लेकिन गलती उसने किया। क्या गलती किया? वही चीज है, क्योंकि हम पूछा जाता है प्रिवेंशन, बताते क्या है? ट्रीटमेंट। हाँ बोलो। प्रिवेंशन बच सकते हैं, किससे आप बचाव कर सकते हैं? हाँ, प्रिकॉशन प्रिवेंशन, किससे बच सकते हो, वही चीज है, प्रिवेंशन है। ठीक है, जिसे आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज क्योर, मतलब इलाज करोगे आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट है पास में। तो प्रिवेंशन किससे आप बच सकते हो, इसलिए बात है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन हम सबसे कर सकते हैं। आप वो चीज एक्टिविटी ना करो, आप बीमारी नहीं होगी। लेकिन ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इन तीनों बीमारी को छोड़ के कौन कौन से है? हाँ, इनको छोड़ के बाकी जो है उनका अगर शुरुआत में कंडीशन पता चल जाए तो उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको द्वारा जनहित में जारी, सुना है नहीं सुना है? हाँ, वो दिल्ली में है, इसका सेंटर है। और एक हो एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी है। दोनों मिलके जो है इस जो हमारे एसटीडी होता है उसको जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हमने बताया था यहाँ पे कॉन्डोम के बारे में, मेल मेल के लिए था कि फीमेल के लिए? डिस्पोजेबल था कि रियूजेबल था? ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कुछ नेचुरल मेथड बताया था। नेचुरल मेथड में 3 तरीके बताए थे। पहला बताओ। ठीक है, लैक्टेशनल एमोनिया से किसी भी फीमेल में कितने समय तक कंट्रासेप्शन हो सकता है? 6 मंथ तक। ठीक है, हमने बताया था आयोडीज के बारे में, है ना? आयोडीज कई टाइप के बताए थे, हार्मोन रिलीजिंग, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। हार्मोन रिलीजिंग क्या काम करता है, कौन कौन होते हैं बताओ? बोलो बोलो। हाँ, सबके साथ ही बोलो। ठीक है, प्रोजेस्टाजेट या LNG-20। ठीक है, और मेडिकेटेड में कौन कौन बताया था? ठीक है, और नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप। जो कापर रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो क्या काम करते हैं? ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी भी कम करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम करते हैं। ठीक, और हार्मोन रिलीजिंग क्या काम करते हैं? सर्विस को हॉस्टल कर देगा, यूट्रस को। ठीक है, सर्विस को हॉस्टल कर देगा और यूट्रस को इम्प्लांटेशन होने से रोक देगा। ठीक है, बेसिक टू भी कहाँ करते हैं? रिवर्सिबल होता है कि इरिवर्सिबल? इंडिया में सबसे कॉमन आयोडीज, सबसे कॉमन कंट्रासेप्टिव कौन है? आयोडीज। क्वेश्चन होने से पहले शुरू कर दिए। किसी
पेशेंट आया आपके पास, उसमें स्पर्म काउंट बहुत कम है, क्या करोगे आप? बोलो जिशान, कैसे, क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है कुछ, क्या नाम होता है? हाँ बोलो। नो, जिप कहाँ जाएगा, बताओ प्रभात, क्या नाम बोलते हैं इसे? उसने बताया, इसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया लेकिन नाम नहीं बता पा रहा है। बताओ क्या बोलते हैं इसको, ध्यान नहीं दिया तुमने? देखो बता देगा, आरिफ बताओ क्या बोलते हैं इसको? अरे किसी में स्पर्म काउंट कम है, सो गए क्या तुम लोग? बताओ विकास, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम बताओ? तुम लोग हो क्या गया है? मैं कोई तीसरी दुनिया से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है। किसी में स्पर्म, हाँ, किसी में स्पर्म काउंट कम है, क्या तरीका है इसके लिए? हाँ, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अरे यार, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तेरे को बताया उसने, आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई बोलते हैं। बस में इंजेक्शन के माध्यम से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे अंदर की तरफ, उससे फर्टिलाइजेशन कराएंगे, बस में कुछ, उसको बोलते हैं आईसीएसआई। ठीक है, मान लो कोई फीमेल ऐसी है जो कंसेप्शन नहीं कर पा रही है, क्या नहीं कर पा रही है? कंसेप्शन प्रॉब्लम, ओवा तो हो रहा है लेकिन कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करोगे ऐसे लोग को? हाँ, आईवीएफ, क्या करेंगे? आईवीएफ, समझ गए ना? आईवीएफ मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है सेम कंडीशन में होता है, अलग सेम कंडीशन में होती है। हाँ बोलो। हाँ, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। हाँ, स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं कहाँ पे? यूट्रस में, हम ओवा की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली स्पर्म को यूट्रस में करेंगे, लेकिन हाँ मोटाइल होना चाहिए, उसी कंडीशन है, मोटाइल नहीं होगा तो यूट्रस में रहेंगे, पड़े पड़े मर जाएगा, ठीक है, उसी कंडीशन है। अगर मोटिलिटी है, काउंट कम है, उस केस में आप आईयूटी कर सकते हो, इंट्रायूट्राइन, सॉरी आईयूआई कर सकते हो, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक, वो तरीका होगा। अच्छा बताओ, इसके बाद हमने बताया कि जो 6 मंथ में प्रेगनेंसी में क्या क्या आते हैं चेंजिंग, बताओ 6 मंथ प्रेगनेंसी में? आईलिड सेपरेट हो जाता है, हाँ, आईलिड सेपरेट, आईलेसेस बन जाते हैं। 5th मंथ में प्रेगनेंसी में पहला मोमेंट होता है, सबसे पहले कौन सा आर्गन बनता है? हार्ट, कैसे पता चलेगा? उसकी हार्ट बीट को आप सुन सकते हो स्टेथोस्कोप की मदद से, राइट, है ना, सुन सकते हो हार्ट बीट। तो हार्ट बीट जब सुनो तो कैसे सुनाई देगा? आप कैसे सुनोगे, बच्चे को सुनोगे या मदर का सुनोगे? बच्चा तो पेट के अंदर है, तो कैसे सुनाई देगा? कैसे सुनाई दोगे, मदर से? हाँ, कैसे पता चलेगा आपको, बताओ? दो हार्ट बीट सुनाई देगा, अल्टरनेट में, एक मदर का और एक बच्चे का, दोनों सुनाई देंगे। जो मदर वाला होगा एक रेगुलर रिदम में होगा, जो बच्चे वाला उसकी स्पीड थोड़ा सा हाई होती है, ऐसे ऐसे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होती है। बच्चे के बीमार काफ़ी ज़्यादा होता है ना, इस खासकर जो फीमेल होगी तो उसकी और ज़्यादा होती है, ठीक है, खैर। तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे पीछे का, हमने रिवीजन का, ठीक है। अच्छा बताया था हमने यहाँ पे कि जो एल्गी और फंजाई की बात करें यहाँ पे, जैसे एल्गी में बताया था, फंजाई में बताया था, फंजाई नहीं, कौन कौन से हमने आगजम बताया था जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताया था? अर्थवम में और है? अच्छा, जो अर्थवम बताया था कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? कोकून में। कोकून कौन बनाता है साकिब? कोकून कौन बनाता है? क्या हूँ? कह रहा हूँ, है क्लाइटलम, कौन से सेगमेंट में होता है? 14, 15, 16, क्लाइटलम रीजन होता है, नहीं? और ये बनाता है कोकून, कोकून में होता है। तो कैसा हुआ, इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल हुआ, कैसा हुआ? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, किसमें? अर्थवम में। ऐसे बहुत सारी चीज बताएंगे। और हमने कौन कौन, कल जो मैं बताया था, कौन कौन से बताया था बताओ? एल्गी, फिशेज में कौन सा? बोनीफिश, दूसरा एम्फीबिया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। देखो क्या है, एल्गी, बोनीफिशेस और एम्फीबिया। एक हार्मोन भी होता है एबीए, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको,
स्ट्रेस हार्मोन अगर एबीओ को पैरेलल माने तो हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन होता है? स्टेरॉइड। बताओ कौन सा हार्मोन होता है? अगर एबीए के पैरेलल माने तो हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन होता है? इसमें तो एबीओ हो गया स्ट्रेस हार्मोन, हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा हार्मोन होता है? कॉर्टिसोल नहीं है, एड्रेनालिन, वो भी तो स्ट्रेस हार्मोन होता है, इससे समय निकलते हैं एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। ठीक, देखो तो क्या होगा, ए फॉर एल्गी, बोनी फिशेज और एम्फीबिया, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा? एक्सटर्नल। इसके अलावा टिनोफोरा होता है, इकार्डोर्मेटा होता है, ठीक है, वहां भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हेमिकारिटा होता है। टिनोफोरा, हेमिकारिटा और इकार्डोर्मेटा, यहाँ भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। ठीक है, हेमिकारिटा, इकार्डोर्मेटा और टिनोफोरा। देखो जो टिनोफोरा है, जो पुरानी बुक थी उसमें पी से लिखा हुआ है और नए बुक में सी से लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या, हेमिकारिटा, इकार्डोर्मेटा और टिनोफोरा, इसमें कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो एक्सटर्नल वाले होंगे उनको हम एक साथ कर लेंगे। अब आपसे पूछे फंजाई फर्टिलाइजेशन कैसा? कैसा फर्टिलाइजेशन फंजाई में? हाँ, अरे यार हद हो गई, इसको छोड़ दो। इंटरनल, ब्रायोफाइट में, टेडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, मैमल में, ठीक है, अरे हाँ ठीक है, बर्ड में, इंटरनल हो गया भाई। हमने क्या बताया, देखो हेमिकारिटा, इकार्डोर्मेटा और टिनोफोरा में कैसा है? एक्सटर्नल। एल्गी में, बोनीफिशेस, एम्फीबिया में कैसा है? एक्सटर्नल। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये वाले, ये सब कैसे हो गए बताओ? एक्सटर्नल हो गए। याद रहेगा? एक्सटर्नल वाले अलग कर दो, इंटरनल वाले तो बहुत सारे हैं, याद रहेगा? तो भी फर्टिलाइजेशन आपसे पूछ सकता है, समझ गए ना? हेमिकारिटा, इकार्डोर्मेटा, टिनोफोरा, दैट इज एक्सटर्नल। एल्गी, बोनीफिशेस, एम्फीबिया, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? बोलो। टिनोफोरा बच्चे, टिनोफोरा, ई से इकार्डोर्मेटा। ठीक है, चलो तो ये हम लोग कुछ बात करते हैं यहाँ पे। अब आते हैं आगे, यहीं से स्टार्ट करना था ना? कहाँ से था? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से ना? क्यों? हाँ, ये वाला ना, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से, ठीक है कोई नहीं, चलो तो हम लोग चलते हैं। अच्छा ये बताओ कि पुराना जो कुछ भूल तो नहीं गए हैं? भूल तो नहीं गए? पूछ लें? ये बढ़िया क्वेश्चन, पूछ लेते हैं, है ना? चलो बताओ, ये बताओ कि जो ट्राइकोडर्मा का क्लास बताओ, बताओ इंसान। ट्राइकोडर्मा, डिट्रोमाइस्टिस, ट्राइकोडर्मा के और साथ साथ कौन थे? वेरी गुड, और सी ए टी, कैट मीन्स बिल्ली नहीं होता। देख बिल्ली नहीं, देखो बिल्ली पढ़ते रहो जिंदगी भर, हद हो गई। उसके आगे बढ़ो, कोलेटेड ट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलेटेड ट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। पास में कुछ क्या बोलेंगे इसको? कैट। हाँ हाँ कैट है, जाहिर सी बात है। ये किसके एग्जाम्पल बताया हमने? ड्यूटेरोमाइस्टिस के। किसके? ड्यूटेरोमाइस्टिस की फंजाई की 4 क्लासें बताई मैंने। पहला बताया फाइकोमाइस्टिस, दूसरा बताया एस्कोमाइस्टिस, तीसरा बताया बसिडियोमाइस्टिस, चौथा बताया ड्यूटेरोमाइस्टिस। ठीक है, हमने फाइकोमाइस्टिस में एग्जाम्पल बताए थे, नाम बताओ। एल्बिगो और राइजोबस, है ना? क्या बताया? RAM, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, राम। ठीक है, क्लियर? किसके एग्जाम्पल थे? फाइकोमाइस्टिस। क्या इसको एल्गल फंजाई भी बोलते थे? बोलते थे। ठीक है, ये एल्गल फंजाई है। क्या इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते थे? बोलते थे। भाई ड्यूटेरोमाइस्टिस को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन यहाँ पे, सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते हैं, सेक्स ऑर्गन नहीं होते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पक्का? बताओ यानी क्या नहीं होता इसमें? फ्यूज हो गया अभी से, एग्जाम्पल मान लो इसे देते क्या करोगे? मरी जा रही है, भीख के हम आए, चीख इनको आ रही है, हद हो गई। मतलब मन कर रहा था आज नहाने का,
काफी दिन आए नहीं थे। हाँ नहीं, एक्चुअली हुआ क्या ना, बीच में गाड़ी से आ रहे थे, बारिश नॉर्मल थी गोमती नगर से, फिर बीच में बारिश बहुत तेज शुरू हो गई, मैंने कहा फिर गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, फिर मैंने ओला बुक करके तब आया हूँ मैं। ठीक है। है? इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। देखो देखो देखो, देखो राइजोपस, एल्बिगोर, मिगोर। हमने बताया था कुछ, जैसे ईस्ट बताया था। ईस्ट किसका क्लास था? इसका क्लास क्या था? हाँ, एस्कोमाइस्टिस। एस्कोमाइस्टिस किसका है? ऐसे फंजाई के नाम बताओ जो यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टीसेलुलर। ईस्ट है, इसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। ये बेकर ईस्ट है कि ब्रेवर ईस्ट है? दोनों। क्या है? दोनों। बेकर ईस्ट मतलब बेकरी में यूज करते हैं बन बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए। ब्रेवर ईस्ट मतलब पीने के लिए, है ना? तो दोनों के लिए यूज करते हैं। तो खुशी में भी और गम में भी, है ना? ये होता है। खैर आगे बात करेंगे हम लोग। ये तो हो गया। एक क्लास बचा हुआ है मशरूम वाला। कौन सा क्लास था मशरूम का? बसीडियोमाइस्टिस। मशरूम के साथ और क्या था? पक्सिनिया। एक और था अस्टिलागो। क्या है? अस्टिलागो। पास में हमने बताया था क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफाइसी एक मेंबर है जिसमें आइसोगैमेट पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसिक मेंबर है इसमें आइसोगैमेट पाए। क्लेडोफोरा। क्या बोल रहे थे? क्लेडोफोरा। यूलोथ्रिक्स का क्लास कौन सा था? यूलोथ्रिक्स। हाँ, ग्रीन एल्गी या क्या बोलेंगे? क्लोरोफाइसिक। और इक्टोकार्पस का? ब्राउन एल्गी। पॉलीसाइफोनिया का? डिक्टियोटा का? डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है भाई। कौन सा ऐसा एल्गी जिसमें दो टाइप की कॉलोनी बनती है? हाँ? ठीक है, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा एल्गी है जो मनुष्य से, जिसमें ओगोनियम एंथ्रीडियम है? ओगोनियम एंथ्रीडियम किसमें? कारा में। किसमें? कारा में। तो कारा कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। कारा को हटा के बाहर कर दिया गया है ना? तो फिगर से अलग कर दिया गया है। 12th में अभी जहां पे है वहीं पे रखा हुआ है। खैर, तो यहां से जाने के बाद भी अभी भी उसको लोग याद करते हैं। 11th में था, उसको हटा दिया गया फिगर को, अब उसकी जगह यूलोथ्रिक्स आ गया है। दिख रहा है फिगर में? देखो 11th मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज तो हो गया पूरा, है ना? कोई चैप्टर बचा है क्या? नहीं हुआ अभी? क्या बचा? ठीक 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 है। फ्लावरिंग प्लांट वाला लिविंग वर्ड बचा हुआ है। ठीक है, चलो उसमें भी कर लेते हैं। चलो बताओ, इंडियन बोटेनिक गार्डन कहाँ मरी जा रही हो? क्या हो गया? क्या गाना गा रही हो? हावड़ा को आ कर रही हो, गाना गा रही हो हावड़ा में? हाँ, NBRA मजा आ गया होगा ना? ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। NBRA कहाँ है बताओ? लखनऊ में। और रॉयल बोटेनिक गार्डन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। कितनी स्पीसीज प्रेजेंट टाइम में है बताओ? ठीक है, पोटैटो का ऑर्डर बताओ कौन सा है? बताओ ईशान, पोटैटो का ऑर्डर। हाँ, पोटैटो का। ऐसे पोटैटो का पॉलीमोनियल्स। क्या बोलेंगे? पॉलीमोनियल्स। ठीक है, क्या है? पॉलीमोनियल्स। ठीक है। पोटैटो का फैमिली बताओ? सोनेसी। क्या है? सोनेसी। और इसका डिवीजन बताओ? डिवीजन है? प्लांट कहाँ से जाएगा? है एंजियोस्पर्मी। क्लास कौन सा है? क्लास कौन सा है? क्लास कौन सा है? मरी जा रही है। क्लास कौन सा है इसका? मोनोकाट की डाइकॉट? मोनोकाट नहीं, डाइकॉट है भाई। कैसा होगा? डाइकॉट हो जाएगा। क्लियर? चलो, ये तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लिविंग बर्ड में कुछ चीजें हो गई थी। बायोसो क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम। प्रोटोनिमा डिप्लाइड की हेप्लाइड? है? प्रोटोनिमा किसमें होता है? ब्रायोफाइट में होता है, हेप्लाइड होता है ना? ठीक है, ये बताओ कि जो पाइनस होता है वो मोनोसियस होता है कि डाइसियस होता है? मोनोसियस होता है। और साइकस कौन सी ऐसी जिम्नोस्पर्म होता है जिसमें दो टाइप के आर्म्स पाए जाते हैं, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म? जिंको। जिंको बायलोबा। इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, हो गया प्लांट किंगडम भी हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करना है? अब स्टार्ट कराते हैं ना, काफी टाइम। कल करा देंगे, कल करा देंगे। ठीक है, आप सारा आज ही कर लोगे, कोई बात नहीं, करवा देंगे। ठीक है, पता है तुम लोग को याद होगा ना, इसीलिए बैठे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं जितना चीज पढ़ाए उतना आपको याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। दुनिया भर की सारी चीजें ज्ञान इकट्ठा कर रखे, पूछो तो कुछ गायब। फायदा क्या ऐसे पढ़ाने से? तो मतलब है नहीं? मतलब जितना पढ़ो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो और बिल्कुल 24 घंटे याद होना चाहिए। कोई भी पूछे
आप ऐसा करते थे ना, बोला है घर में किसी दे तो मम्मी आज खाना मत बनाओ, ये मेरा एनसीईआरटी ले लो, मेरे से पूछो, बोला है? बोलो, घर में किसी को दे दो किताब, नहीं बोला है? डर लगता होगा ना, मम्मी पता नहीं कहाँ से पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल जाओ, ठीक है। अब तुम्हें क्या हो गया, गठबंधन साथ में जाओगे तो, ठीक है। देखो इधर देखो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो घर पे भी जो है, अगर मान लो दो लोग साथ में रह रहे हो, है ना, कोई है तो उसको दे दिया करो, ठीक है, कि हाँ मेरे से पूछो यार, इसमें से सर ने तो बहुत पूछा, तुम जरा तुम पूछो, और छांट कहीं से पूछ लो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पूछो, फिर वो अपने हिसाब से पूछेगा, इससे आपको चीजें तैयार होगी, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेंगे बदले की भावना से तो चीजें और अच्छा हो जाएगा। चलो आगे देखो, बात नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई, ठीक है। यहाँ देखो फंजाई, टेरेस्ट्रियल समझते हो, टेरेस्ट्रियल समझते हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे हो, लैंड पे, क्या बोलेंगे उसको, टेरेस्ट्रियल। बिलोंग टू फंजाई हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल। देखो एंड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, जैसे कि हो गया कौन से, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सिनगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी, तो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। तो कैसा हुआ, इंटरनल की एक्सटर्नल, हाँ, तो फर्टिलाइजेशन हो गया इंटरनल, ये तो बता रहे थे अभी हम आपको, ठीक है। क्या देखो इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल, फंजाई में कैसा होगा बताओ, फंजाई में कैसा होगा, इंटरनल। और हायर एनिमल बात करें सच एज, रेप्टाइल में कैसा होगा, जो सांप होता है सांप, ठीक, सांप को अंडे दे देता है वो, ठीक है। वो अंडा कैसा होता है, फर्टिलाइज क्या अनफर्टिलाइज, मुर्गी का अंडा जो होता है कैसा होता है, फर्टिलाइज क्या अनफर्टिलाइज। और जो आमलेट बना जाते हो, ये देखो जो अंडे होते हैं वो फर्टिलाइज अंडा होता है, इसके आमलेट खाते हो, है ना। खैर देखो, तो रेप्टाइल में कैसा होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो बनी होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कैलकुलेयर सेल दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ देखो रेप्टाइल हो गया, ठीक है, बर्ड्स हो गया और मैमल्स हो गया, ठीक है। एंड इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट, जैसे ब्रायोफाइट, एल्गी तो उधर चला गया, कहाँ, एक्सटर्नल में, ठीक है। एल्गी की बात क्या आएगा, एल्गी, फंजाई, फंजाई भी इसमें आ गया, ब्रायोफाइट ये इसमें आ गया, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको कौन कौन से बता दिए थे, इंटरनल वाले, सॉरी एक्सटर्नल बता दिए हैं, उसके बाद जो बचेगा वो चाहे इसको अलग से कर लो, करवा दें, बताओ। तो ये हो गया हमारे कौन से, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पहला कौन सा देखो यहाँ पे, फंजाई, ठीक है। दूसरा देखो ब्रायोफाइट, तीसरा बताओ टेरिडोफाइट, ठीक है। चौथा बताओ जिम्नोस्पर्म, पांचवा बताओ एंजियोस्पर्म, ठीक है। और इधर एनिमल में आ जाएंगे, कौन कौन जाएगा बताओ, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल हो गया। देखो बर्ड, मैमल हो गया, समझ गए, देखो क्लियर है। तो ये जो मैंने बताया है इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा बताओ, इंटरनल है। तो आप देख रहे हो कि कौन ज्यादा है, इंटरनल की एक्सटर्नल वाले, हाँ इंटरनल ज्यादा है। तो ये मत याद करो, जो कम है वही याद कर लो। कौन कौन, एक्सटर्नल वाले, कौन बताया था आपको, एल्गी, बोनिफिसेस, एम्फीबिया, टीनोफोरा, एकार्डोर्मेटा और हेमिकार्डेटा, उसको छोड़ के बाकी सबके सब इंटरनल। देख लो कितने ज्यादा है, दोनों चीजें हैं, दोनों याद करोगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एक ही याद करो कौन सा, एक्सटर्नल वाले, बाकी जो बचे किसमें जाएगा। हाँ बिल्कुल क्लियर है। देखो अब करें यहाँ पे, ऑल इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो एग होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर,
एक फॉर्मेशन फीमेल बॉडी के अंदर, लेकिन वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट, और मेल गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। यहाँ देखो, इन दिस इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, there is significant reduction in the number of egg produced in seed plant. However, the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tube. यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, non-motile male gamete. Non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tube. पता नहीं है pollen tube कौन बनाता था? एग्जाइन के इंटाइन, इंटाइन बनाता था। अब सवाल था कि उसी इंटाइन से होकर मेल गैमेट अंदर ट्रांसफर हो रहा था, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो ये करेंगे नॉन मोटाइल मेल गैमेट। ठीक है, ये बताया था हमने यहाँ पे किस टाइप से आपका ये, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक था ये, है ना? ये देखो यहाँ पे पॉलन ट्यूब बना, देखो ऐसे, ये ऐसे, हाँ, तो पॉलन ट्यूब कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। तो वहां पे इस तरीके से कर रहे हो लिक्विड मीडियम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो आगे ट्रांसफर होता रहता है। तो इसमें बताया गया कि जो इसमें मेल गैमेट कैसा होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। कहीं बताया नहीं गया है, ये नहीं बताया कहीं भी, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो स्पर्म जो प्लांट होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं, वो मोटाइल होते हैं कि नॉन मोटाइल होते हैं? क्या बताओगे? नॉन मोटाइल, कहीं भी मिलेगा आपको, ठीक, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल क्या है? गैमेट है। ये बताया जब मैंने जब प्लांट पढ़ा रहे थे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन गया था, पॉलन ग्रेन जाने के बाद उस पर दो लेयर बताई थी, एक एग्जाइन था, दूसरा इंटाइन था। एग्जाइन बना होता था, स्पोरोपाइन बना होता था, भूल गए गैप? अरे क्या, और वो किसका बना होता है? स्पोरोपाइन किसका बना होता है? बस वो आप इंटाइन बता रहे हो, बताओ। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फिनाल फैटी एसिड, किसका? फिनाल और फैटी एसिड का। कौन? स्पोरोपाइन। पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग बात करते हैं, आप देखो, तो ये जो इंटाइन वाला पार्ट था, जैसे मैंने ये पॉलन ग्रेन बनाया था ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, इसमें दो लेयर थी, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। अंदर वाली क्या थी? इंटाइन। जो आप सेलुलोज पेक्टिन बता रहे हो, वो ये चीज है, इंटाइन वाला। और ये स्पोरोपाइन बना होता है, सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, पता ना, और बना होता है फिनाल और फैटी एसिड का। पहले बीएचयू पेपर होता है, तो वहां पे पूछा गया था, इसलिए मैंने बताया। देखो यहाँ पे, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ये पॉलन ग्रेन है, इसकी बात करें, जो इंटाइन वाला पोर्शन, यहाँ से पॉलन ट्यूब अंदर क्या है? दो मेल गैमेट है। यही मेल गैमेट, इनको रास्ता चाहिए ना। जैसे आपने देखा राष्ट्रपति जब आते हैं तो उनके लिए क्या होता है? रेड कार्पेट बिछा दिया जाता है, बोले जाके गिर जाए वहाँ आगे, ठीक है, लेकिन बिछा देते हैं, और उसी रेड कार्पेट पे राष्ट्रपति आते हैं, जस्ट लाइक टू दैट। ठीक है, वहीं पे बस है कुछ। या कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट लगा दिया जाता है पैदल चलने का, ऐसा भी होता है। जैसे यहाँ से वहाँ तक जाना तो लिफ्ट लगा हुआ है, पैदल वाला, रोलर वाला, जो वहाँ बैठ गए, चलते मशीन चल रही, वो आगे बढ़ चले जा रहे हैं, ऐसा भी होता है। खैर, अब कह रहे हैं यहाँ पे, तो उसी में जो पॉलन ट्यूब आदर बनता है, तो मेल गैमेट जो है ये नॉन मोटाइल होता है, लेकिन यहाँ अंदर लिक्विड मीडियम होता है, फिसलता हुआ अंदर चला जाता है। यहाँ से ऐसे आया, देखो ग्रेविटी की वजह से भी एक वजन है ना, ग्रेविटी की वजह से इसे ट्रांसफर होते हुए यहाँ पे ये पहुँच जाता है। सुना है कुछ? ग्रेविटी भी साथ साथ इसका कुछ अट्रैक्शन भी है, दोनों वजह से ये अंदर पहुँचता है। फिर उसके बाद क्या बताया था हमने, कहाँ इंटर कर जाएगा? एम्ब्रियोसाइक के अंदर। एक फ्यूज करेगा मेल गैमेट से, एक फ्यूज करेगा एक सेल से, क्या बोलेंगे इसको? फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी। और दूसरा फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन की सिंगल? डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। बात है सबसे। हाँ, वे जाना तो जाओ, मैं तो पढ़ाऊंगा, दौड़ भाग के तो मैं आ रहा हूँ आंधी तूफान से लड़के, बिल्कुल, लेकिन फिर भी कब तक पढ़ाएंगे? आप जाना जाए, जिसको जाना जा सकता है, नो डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर फ्री, कोई दिक्कत नहीं, मेरे तरफ से कोई बंधन नहीं, मैंने बंधन करता कभी नहीं। जो खाना है खाओ, बस एक ही चीज है, जो पूछे उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखो आगे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जा सकते हो, जो लोग हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, लेकिन मेरी बातें याद आएगी एग्जाम से एक दिन पहले, यही बातें याद आएगी। देखो खैर
यहाँ देखो, हो गया, देखो इधर। वैसे आज तो हो गया, उसके बाद हम कोशिश करेंगे लेट नहीं होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसका भी तरीका छोड़ लिया है, क्योंकि लेट होने से कई दिक्कतें होती हैं यहाँ पे। आप लोगों को भी थोड़ा सा वो होता है, बस यही होता है कि खिसक जाती है ना। खैर, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है देखो, समझ गए ना। तो मेल गैमेट यहाँ पे कैसा है, मोटाइल के नॉन मोटाइल, इंपॉर्टेंट है, तो मार्क कर लेना, थोड़ा सा हल्के मत लेना, ठीक है। ये कहीं दिया नहीं गया, इकलौता यहाँ दिया गया है जो मेल गैमेट कैसा है। हाँ, अगर आप ध्यान नहीं दो, हाँ एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। अरे यार फ्लावर कहाँ होता है ये, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म में, तो उसी की बात तो कर रहे हैं, मतलब बच्चों वाली, अब तो कम से बड़े हो जाओ। यहाँ देखो, ठीक है, चलो। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो इस पूरे पैराग्राफ अगर बात करें तो एग्जांपल जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिए हुए ये इंपॉर्टेंट है, और नॉन मोटाइल जो मेल गैमेट होता है ये इंपॉर्टेंट, किसमें, एंजियोस्पर्म में, किसमें लिखित में यार, नहीं भरोसा नहीं है कोई, तुम लोग टेरिडोफाइट में प्लांट वो फ्लावर निकाल लो, एंजियोस्पर्म, ठीक है, क्लियर। जवानों आगे बढ़े। चलो बताओ, ब्रायोफाइट में इंटरनल की एक्सटर्नल, इंटरनल, टेरिडोफाइट में, एंजियोस्पर्म में, रेप्टाइल में, बर्ड में, एल्गी में, चिड़िया उड़, धोखा हो गया। देखो, चलो देखो, तो जोश में होश नहीं खो देना है। ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं, इसको गलत करोगे तो पाप पड़ेगा, बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मेरिट ऐसी क्यों जा रही है, इसीलिए जा रही है कि पेपर बहुत आसान आ रहा है। बस आप लोग अपना पेशेंस बनाए रखो। दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो जब पेपर उठता है, हाँ सब आ जाएगा, थोड़ा कोशिश करो। तो देखिए मैंने मैं क्या बताया, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि आपको जो है, अगर आप सिलेक्शन चाहिए तो आपको सारे सब्जेक्ट पहले ध्यान रखना पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। अब आपको हमने तरीका भी बता दिया कि फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है, क्या तरीका है। आप शुरुआत करो, दिक्कत हो जाती है कि हम शुरुआत ही नहीं करते हैं, और हमें लगता है यार बहुत बेकार है, ये है वो है। आप ऐसा करना चाहो तो किसी से भी कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने कहा ज्ञानेन यार बहुत बेकार लड़का है यार, हम इसको पसंद नहीं कर सकते, मतलब बैठे क्लास में। कौन है ज्ञानेन, वो तुम्हारा नाम देवेंद्र है? तुम्हारा नाम देवेंद्र ना, हाँ मैं कंफ्यूज जाता, देखो ठीक है। मतलब दिमाग में कुछ भी बैठा लो, किसी के खिलाफ कुछ भी बैठा लो, है ना। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है, तो इसलिए जो है, जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और ये बहुत देखो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये दिक्कत हो जाती है कि बायोलॉजी तो ठीक पढ़ते हैं, टाइम मिलता है तो केमिस्ट्री देख लेते, फिजिक्स आते हैं तो सो जाते हैं। ठीक है, ये हकीकत है, घर घर की कहानी यही है ना। हाँ, लेकिन मेरी बात समझो, जैसे फिजिक्स में है कुछ पोर्शन है, जैसे कि आप पहले ये देखो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा। आप 12th वाला स्टार्ट कर लो, आप 12th से पढ़ो, और दिक्कत ये हो जाती है कि आप 11th से शुरू करते हो, वहाँ से मत शुरू करो, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ से करो आप। जैसे आप चले जाओ सेमी कंडक्टर में, मॉडर्न फिजिक्स, वहाँ से शुरू करो, ठीक है। जो सर पढ़ा रहे हैं पढ़ा ही रहे हैं, उस हिसाब से करते जाओ, और अपने हिसाब से भी कुछ करना चाहो। हाँ, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स 5 नंबर का आता है भाई, 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें, फिक्स है वो। दुनिया यहाँ से हो जाए, ऑप्टिक्स में 5 क्वेश्चन फिक्स है। हाँ अलग बात है, रे ऑप्टिक्स में 4 क्वेश्चन, कभी वेब ऑप्टिक्स में 1 क्वेश्चन, तो कभी 4-1 का रेशियो रहता है, कभी 3-2 का रेशियो होता है, लेकिन 5 क्वेश्चन फिक्स है, वो पक्का कर लो, तो कुछ है ही नहीं है। इसके अलावा हीट में चले जाओ, 5-6 क्वेश्चन वहाँ पक्के हैं, हीट वाला थर्मोडायनामिक्स वो करवा कर लो, है ना, वहाँ से कर सकते हो। और ये आपका हो गया क्या नाम ये, हाँ एक चैप्टर है इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, 12th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। पता है आपको ये बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है 11-12 मिला लो तो वहीं से आता है। इलेक्ट्रोस्टेट नहीं मेरे बच्चा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ना, विद्युत धारा, समझ गए। तो ऐसे पकड़ो आप, तो सबसे पहले ये टॉपिक कर लो, आप पढ़ते आए बचपन से, है ना। तो कुछ टॉपिक आप लोग क्या करते हो कि बिल्कुल छोड़ देते हो, ये जो स्कोरिंग टॉपिक ये करो जिसमें आपका इंटरेस्ट लग रहा है। फिजिक्स में सारे टॉपिक ऐसा नहीं सबके इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें इंटरेस्ट लग रहा है, इसको शुरू करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो तो बहुत मजा आएगा, है ना, अच्छा टॉपिक है। स्कोरिंग, पोटेंशियोमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर सब है ना, मीटर बीज वगैरह, ओम्स लॉ वगैरह पढ़ो, मजा आएगा उसमें, है कि नहीं। तो कहने में जो टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हैं, स्कोरिंग लग रहे हैं, उसको आप कवर करते जाओ, तो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते पढ़ते जाओ। मतलब ये कहने मतलब है कि उसको भी टाइम दो, वरना भारी पड़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मान लो मैंने पढ़ा दिया और सब सारे बच्चे मेरे बच्चे करके आ गए पूरे पूरे क्वेश्चन, 360 के 360 आ गए, अब क्या फिजिक्स से बता लोटा लटका दिया है, लटक गया पूरा, तो कैसे काम, कोई मतलब होगा, मेले बेकार है।
कोई मतलब नहीं है। आप तो कह दोगे सर मेरे तो बायोलॉजी में पूरे पूरे नंबर आए, लेकिन बेकार है। क्या नहीं मिलेगी? बाइक नहीं मिलेगी। अच्छा, बाइक की टेंशन है। हाँ, बाइक नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बिल्कुल याद है मतलब। और किसी को याद है? सगुन याद है? मसीरा मतलब याद है, मतलब काफी लोगों ने याद कर रखा है। हम तो लगा कि हम बता देंगे भूल जाएंगे लोग, लेकिन याद है। अरे रे 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 रे। अरे यार मैं तो बोल दिया, लेकिन मतलब ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, रिकॉर्ड करके रख लो, ठीक है। हाँ तो समझ लो क्या क्या चीजें कितने ऑफर हैं, सोच लो। बस आपकी पढ़ाई करने से, है ना? इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी आपके पास बहुत टाइम है, मई में पेपर होगा, लगभग 6 से 7 महीने हैं पूरे। और कोशिश ये करो, आप क्या काम करो, पढ़ो कम, क्वेश्चन ज्यादा लगाओ। फिजिक्स में उल्टा किया जाता है, आप लोग करते हो पढ़, मान लो जिसने पूछा कि सर हमें दिक्कत होती है ना? तो जो मैं अपना बता रहा हूँ सबका अलग हो सकता है भाई। मैं क्या करता था, क्वेश्चन पहले लगाता था और पढ़ता बाद में था, थ्योरी बाद में, क्वेश्चन पहले। अल्टीमेटली एग्जाम में करना क्या है, कुछ नहीं तो लगाना है। आप क्वेश्चन लगाओ, तो क्वेश्चन से हम थ्योरी क्लियर कर देते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन लगाओ, और लगभग कुछ बच्चे फार्मूले भी याद करने लगते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन लगाओ, उससे कई सारे फार्मूले आपको ऐसे याद हो जाएंगे, लगाते लगाते बार बार वही फार्मूले आएंगे, उसको लगाते लगाते आपके पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपको बोरियत से लगेगी, पता है क्यों बोरियत से लगे? एक चीज और होगा कि आपके अंदर सिलेक्शन पावर बढ़ जाएगी। आप जब क्वेश्चन लगा चुके हो तो आपको लगे यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा, इस क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस करोगे। उससे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन आप लगा चुके हो तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं आपको नहीं आ रहा है इसमें छोड़ दो, छोड़ सकते हो। तो तभी पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, वो आप लगाओगे तभी तो पता चलेगा। इसलिए क्वेश्चन को पहले लगाओ फिजिक्स में। केमिस्ट्री ठीक है, चल जाता है, केमिस्ट्री में पहले आप थ्योरी करो, उसको चले। फिजिक्स में उल्टा करा करो, क्वेश्चन आप लगाया करो। एक क्वेश्चन दिमाग में रख लो कि 15 क्वेश्चन मुझे सुबह से लेकर शाम तक 15 क्वेश्चन लगाना है। 5 5 क्वेश्चन बढ़ाते जाओ, अचानक मत करो कि 50 क्वेश्चन लगा, नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद जो है आप खुद से दिमाग लगाओ कि क्या इसमें हो सकता है। नहीं आ रहा है तो पीछे फिर तुरंत सोल्यूशन देखो, उसमें कोई बुराई नहीं है। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन इसलिए दिया जाता है, तो लगे सोल्यूशन नहीं देखेंगे आप, अरे क्यों नहीं देखोगे भाई, इसलिए दिया गया है। सोल्यूशन देखो, उसको देख देख लगाओ। और इतना भी नहीं कर सकते, इधर क्वेश्चन रखो इधर सोल्यूशन रखो, यूँ देखो, ऐसे करो। बस उसको कॉपी में लिख के क्या दिया है उसको कॉपी में प्रैक्टिस करो। इतना तो कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते, गंवार कहीं के नहीं कर सकते। कर सकते हो, स्टार्ट करोगे एटलीस्ट। फिजिक्स में दिक्कत यही होती है कि स्टार्ट ही नहीं करते बच्चे। फिजिक्स इतना हार्ड नहीं है, ठीक? आप लोग स्टार्ट करो, है ना? जैसे मैंने बताया ऐसे करो, 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करो। और एक रफ में कसम खा लो कि मुझे 10 क्वेश्चन करने ही करने हैं मिनिमम। अगर ये नहीं होगा ना बच्चे, बहुत दिक्कत होगी। अभी बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। ये इग्नोरेंस वाले मत, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक ही चीजें पढ़ते रहते हैं, वो इंडिविजुअल। केमिस्ट्री अच्छी लगी तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी अच्छी लगी तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स अच्छी लगी तो फिजिक्स पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के पढ़ रहे हैं, साथ साथ फॉरेन राइटर के 3 4 किताब उठा लाए, वो भी सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे एग्जाम्पल। ये गलती नहीं करना है, समझ गए? तो आप लोग काम ये करना है कि आप लोग स्टार्ट करो फिजिक्स में, आप क्वेश्चन लगाना शुरू करो। 10 क्वेश्चन लगाओ, 15 क्वेश्चन लगाओ, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, ठीक है? लेकिन हाँ, ये रेगुलर में रखो, और रोज 2 2 3 3 क्वेश्चन बढ़ाते जाओ। एक कॉपी रख के रख लो, घर जाते मान, और क्वेश्चन बुक ले लो, खासकर जो PYQ वाले हैं उसको रखो, निकालो, हाँ इस क्वेश्चन है ये, लगाओ, देखो ऐसा इससे हो सकता है, लगाओ। नहीं आ रहा तो फिर फटाक से आंसर देखो, उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाओ। बस ना कुछ जो कुछ थोड़ा सा टिपिकल टाइप में देख लो, बार बार ये सब भूल जा रहे हैं, उसको नोट कर मार्क करते जाओ। इससे क्या होगा कि एग्जाम के समय रिवीजन में आसानी होगी। अब आप एग्जाम के समय जाओगे तो आपके पास टाइम तो ज़्यादा रहता नहीं है। जो आपने मार्क कर रखा है इसका मतलब प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, उसी को सिर्फ करो। मतलब एक चैप्टर होगा तो 5 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बचेंगे, उसी को देख के चले जाओ, हो गया रिवीजन। ये थोड़ी ना एक से लेके पूरा 50 तक फिर से हम करेंगे, तो नहीं कर पाओगे। फिर एक ही चैप्टर करके जाओगे यहाँ एग्जाम में, बेकार हो जाएगा। समझ गया बात को? तो पहले से अभी से मन बना लो, जिन लोगों को कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो दिमाग में बैठा लो। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन नहीं करो तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख के दे दूँ मैं कुछ, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, ठीक? लेकिन आपको करना ही करना है, किस लिए? सिलेक्शन के लिए, जरूरी है इतना। और आप करोगे तो आपको एक समय आएगा, शुरुआत में आपको बोरिंग होगी, लेकिन जब आप करने लग जाओगे ना तो आपको मजा आने लगेगा। फिर उसमें ये लगेगा यार और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। जब आपसे होने लगता है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अभी क्या है, आप कर नहीं रहे तो आपको खासा वो लगता है बोरिंग से। बट हाँ, आप अगर करने लग जाओगे तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आप क्वेश्चन खुद ही करने लगोगे। और एक समय ऐसा है आपको लगेगा यार फिजिक्स ही करें हम सुबह शाम, ये भी हो जाएगा सिली में। तो वो भी नहीं करना है, पता लगा फिजिक्स ही कर रहे हैं, सुबह फिजिक्स, शाम फिजिक्स, दोपहर में फिजिक्स,
और केमिस्ट्री और बायोलॉजी किनारे हो गया, तो ये भी नहीं करना है। यूनिफॉर्मिटी बना के रखना है। अगर सिलेक्शन चाहिए यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ाई करो, कोई गलती कर रहा है तो ना करे खराब। तो ये गलती बहुत कॉमन है, बायोलॉजी वाले बच्चों का सिलेक्शन रुकता है तो उसकी एक वजह यही होती है, ठीक है, कि वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होता, एक ही सब्जेक्ट पढ़ता रहता है। ये गलती मत करना। हमारा स्टार्ट करो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करो, 5 करो 10 करो, लेकिन रोज लगाओ। बस मैं ऐसे नहीं आ रहा डायरेक्टली सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन से हर किताब में सोल्यूशन आने लगा है, सोल्यूशन देखी करो। कि जो फंसता सर आपके हैं ही है बड़ी बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो फंसता कि सर मुझे नहीं समझ में आया बता दीजिए, आप सर बता देंगे आप। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में कोई दिक्कत, तो कोई गलती कर तो नहीं रहा है जो क्वेश्चन नहीं लगा रहा है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, आप कर रहे हो। और सगुन आप कर रहे हो क्वेश्चन, कभी कभार से नहीं होता लड़की, कभी कभार, कभी रेगुलर करना है, डेली बेस पर रख लो। 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, लेकिन करो है नहीं, करो उसको, करो, ये गलती मत करो, स्टार्ट करो, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना जो रियल वो यही चीज है। जब तक आप तीनों को नहीं लेके चलोगे, क्योंकि मेरिट हिसाब से जा रही है, 600 के नीचे मेरिट ही नहीं जा रही है, और 600 आपको अंदाजा लगा लो आप, मान लो 360 बायोलॉजी में ला रहे हो, ठीक है, तो उधर कितने हो गए आप 40, 240 तो लाने पड़ेंगे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। नहीं कैसे लाओगे, तो करना तो पड़ेगा। मैं ये तब बता रहा हूँ जब बायोलॉजी में पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, और आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अभी बताया था, पीछे जो पेपर आया उसमें मैंने बताया कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, सारे जितने मैंने पढ़ाए तो उसमें सब के अंदर आया। बार बार कहते कीज वाला इंपॉर्टेंट है, सारे लाइन इंपॉर्टेंट, देखो आया कि नहीं आया। सारे स्टेटमेंट को इन्होंने क्वेश्चन के ऑप्शन के फॉर्म में बना दिए, तो जहां जहां तब तक कंप्लीट हो जाएगा, वो हेडेक हमारी है, आपकी नहीं है, आपकी हेडेक नहीं है। बस ये कि आपको मैं करवा पूरा दूंगा, इसलिए मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, ठीक है। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपकी तैयार कराना भी है, चीज़ें आपके आनी भी चाहिए। बस मेरी कंडीशन इतना है कि आप रेगुलर आते रहोगे, याद करवा दूंगा, ठीक है, तैयार हो जाएगा, उसकी हेडेक छोड़ दो। बस आप रेगुलर आते रहो, बस इतना ही काम करना है, एहसान मेरे पे कि रेगुलर आते रहना। अब आ जाओ आगे। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, ये हो गया। तो इंटरनल वाले आप याद करने जरूरत नहीं है, आपको एक्सटर्नल याद रहेगा, इंटरनल आप फर्टिलाइजेशन इसमें याद कर सकते हो, ठीक। अब देखो जरा आगे, तो इसको अभी से कर लो, अभी बहुत टाइम है, वरना जब दिसंबर चला जाएगा ना, क्योंकि काउंसलिंग वाउंसलिंग दिसंबर में जाएगी, कोई काउंसलिंग भरोसा नहीं बैठा हुआ है काउंसलिंग कराने के चक्कर में, है कोई एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इससे ध्यान रखिएगा। और दूसरी वो काम ये करना कि कोई जो है अगर सेंटर वेंटर डालेगा, हाँ इस बार तो बताया ना कुछ चेंज हुआ है, जैसे फॉर्म आए नीट का, ठीक है, तुरंत डालना है, ठीक है, कोई क्राइटेरिया भी चेंज हो गया तुरंत भर देना है नीट का फॉर्म। और दूसरी गलती ये नहीं करना है, कोई गांव देहात में मत लेना सेंटर वेंटर, गांव देहात में मत लेना, जैसे 11 बंकी 12 बंकी, ठीक है, लखनऊ में आप रह रहे हो, लखनऊ लो ज़्यादा बेटर है, लेकिन गांव देहात कोई नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ फंस जाओगे फिर, क्योंकि वहाँ जाहिल टाइप के लोग होते हैं, उनको पता नहीं रहता है, पेपर देना 2 बजे, 1:55 पे, तो रखे रहेंगे, अभी टाइम ही नहीं हुआ है, आपका पूरा डिस्टर्ब कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि लोग बतियाते रहते हैं, पूरी क्लास में आपको डिस्टर्ब करेंगे वो बात करके, आप किसी ने दिया हो थोड़ा किसी का एग्जाम, थोड़ा बदतमीज जाहिल टाइप के होते हैं, गाँव में जाहिलियत भरी पड़ी है, क्योंकि वो बच्चा है, उसकी किस्मत उससे डिसाइड होने, उसकी लाइफ पूरी पड़ी हुई है, लेकिन उन लोगों को उतना तमीज़ नहीं होती है। ये चीज़ एंटी वालों की गलती है, उनको पूरा ट्रेन करना चाहिए, जो करे उसे फाइन ठोक देना चाहिए। और वो बच्चा अगर बच्चा बतियाए तो क्या होगा, फिर उसको बाहर कर दोगे, और तुम बतियाओगे तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस बार आपने देखा ही है, 2 बजे का पेपर 3:30 बजे 4 बजे स्टार्ट हुआ है, ऐसा हुआ है कभी, कभी नहीं हुआ। इसलिए बता रहा हूँ कि गांव देहात में मत लेना, शहर में लेना। अगर आपको ऑप्शन डालना, जब जैसे आप 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो पहले लखनऊ डालना, उसके बाद आपको जैसे कानपुर हो गया, कानपुर बहुत अच्छा आर्मी वाला कैंट वाला एरिया है, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद हो गया, जो भी अपने हिसाब से, लेकिन शहर में डालना, गांव में मत डालना है। तो 2 गलती बिल्कुल नहीं करना है। पहली चीज़, लेट फॉर्म नहीं भरना है, तुरंत भरना है, क्योंकि उसमें आपका जब मेरिट बनेगा तो उसमें उसका यूज़ होगा। और दूसरी चीज़, गाँव देहात नहीं लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो बाकी हम आपको बताएंगे, जब पेपर पर करवाएंगे तो आपको बताएंगे। देखो अब करें यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो ये लास्ट चैप्टर, इसको थोड़ा कंप्लीट करवा देते हैं, काफी पड़ा हुआ है। बस जितना बताया उतना करते जाओ आप, ठीक है, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ज़्यादा अपना दिमाग लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कल को कोई आएगा सर मेरा नहीं हुआ, हम तो ये नहीं सुनना चाहते, जितने बच्चे सबका सिलेक्शन हो जाए। जैसे लिस्ट नीचे लगी हुई है, ऐसे तुम लोग को लिस्ट अगले साल इसमें लगे, हम ये चाह रहे हैं।
अच्छे कॉलेज में निकलो, जब कर रहे हो तो ढंग से करो, अच्छा कॉलेज मिले। और 7-8 महीने की बात है, 7-8 महीने आराम से जम के पढ़ लो, उसके बाद आराम से IISc करो, घूमो आराम से, सो क्या करना है, कोई पूछेगा नहीं आपसे। बस है कुछ, जो भी दिक्कत है 7-8 महीने के लिए अपने आप को बिल्कुल कंजर्व कर लो, कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल गायब हो गए आप, बाहर में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारी पढ़ाई क्या है, सिलेबस पूरा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा चौथा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं कुछ, तो इस बड़ा ध्यान रखिएगा, अपने आप को बिल्कुल सोशल उससे दूर कर लो। कोई गांव में पूछता है हमारे यार मिलना है लखनऊ में, हॉस्पिटल में दिखाना है, इससे बहुत से लोग मिलेंगे, जब आप तैयारी करने आते हो तभी आप लोग को डॉक्टर समझ लेते हैं, होता है, कई लोगों के साथ हुआ होगा, ठीक है, हाँ ऐसा हाँ वही कह रहा हूँ ना, ये गलती मत करना, बोल देना मैं कानपुर में हूँ, यहाँ पे हूँ नहीं, मैं बाहर चला गया, मुझे इमरजेंसी को जाना पड़ा, ऐसे बहाने कर दो, तो गलत भी नहीं होगी, बोल देंगे मेरा एग्जाम था मैं चला जाऊँ कानपुर, कानपुर हो तो बता दो लखनऊ में है, ठीक, कभी अपना लोकेशन में बताओ, वरना आप यहाँ बैठ जाएंगे, आपको देखना पड़ेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आप एक एक दिन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये गलती मत करना। गांव वालों को, जितने भी रिश्तेदारों को, नातेदारों को अपना नंबर ही मत दो आप इस समय, ठीक है, कोई आए तो उसे ब्लॉक कर दो, खत्म, सिंपल। हाँ देखो इसने कर दिया, अप्लाई कर दिया, ब्लॉक कर दो, गुड गुड, बहुत अच्छा है। नहीं, कुछ घर में फैमिली अच्छी होगी, उनको पता है कि हाँ क्या चीज़, जो उस माहौल से जो गुजरे हैं उनको पता है, जो नहीं गुजरा, कभी जो हाई स्कूल भी नहीं पढ़ाई किया है, पास हुआ है, वो क्या जाने मेडिकल की क्या है, तो इस सब चीज़ों से दूर रहो, थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो सारी नाराजगी वापस हो जाएगी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्योंकि आप उनका साथ दोगे, कल को सिलेक्शन नहीं हो तो ये कहेंगे पढ़ाई नहीं की हो, तो वही बोलेगा आपसे, तो पढ़ाई नहीं की, सिलेक्शन नहीं हुआ है, घूमते रहोगे वहाँ लखनऊ में, है ना, इमाम बड़ा और रेजिडेंसी, है ना, तो सिलेक्शन कहाँ हो जाएगा, वही आदमी ब्लेम करता है। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, सारे आपको करना है तो आप सिलेक्ट हो जाइए, पहले अपने आप कुछ लेवल बना लीजिए ताकि आप दूसरे की हेल्प कर सको, अभी आप खुद ही उस लेवल पे नहीं हो, इस वजह से अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखना है, सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हमने भी फेस किया है, आप ना करो उसके लिए तरीका बता रहे हैं, वार्निंग, ये पूरा मोबाइल वोबाइल सबका आप कर दो, और कोई आता भी तो उसको, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, अगर आप चाहोगे तो आपसे मिलेगा, नहीं चाहोगे तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना, तो अपने आप को बिल्कुल वो कर लो, ये मत सोचो कि बुरा मान जाए, बुरा मान गया तो मान गया, लेकिन जब आप अभी आपके लिए क्या जरूरी है, आपका सिलेक्शन, फोकस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बार बार बताया कि फोकस मेन चीज़ है, आपके अंदर कोई पोटेंशियल कमी नहीं है, बस दिक्कत इस चीज़ की फोकस की है, अभी आपको आज पढ़ना है तो कोई बुला लिए चले गए वहाँ घूमने के लिए, है ना, या कुछ और काम करने चले गए, कोई घर से चला आ रहा रिश्तेदार उसको दिखाने चले गए हॉस्पिटल में, ये सब काम नहीं करना, ये सब काम बंद कर दो, कोई कर रहा हो तो बंद कर देना, मोबाइल वोबाइल को साइलेंट कर दो, ठीक है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर ही रहो, बिल्कुल नहीं, टाइम जितना बचता है आपसे पढ़ने में लगाओ, बार बार रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन लगाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट के अलावा टाइम ही नहीं मिलेगा, आप खुद सोचो, कभी बैठ के देखना, अपना टाइम डिसाइड कर लो, इतने घंटे हमारा ये करना है, इतना टाइम करना ही करना है, रोज करो, ठीक है, ऐसे डिसाइड करो। देखो आगे क्या आप देखो, आप करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बताया कि इवन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, यहाँ बताया गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमने दो चीजें बताई थी, पहला बताया था क्या, जाइगोट फॉर्मेशन, और दूसरा क्या था, एम्ब्रियो फॉर्मेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस बोल सकते हैं, है ना। देखो अब हम लोग बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन यूज में, इसमें एक वर्ड आता है एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियोजेनेसिस में दो चीजें आते हैं, एक आता है सेल डिवीजन, एक होता है सेल डिफरेंशिएशन, क्या होता है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड करके नंबर में बढ़ता है, और सेल डिफरेंशिएशन मतलब वो सेल जो होता है चेंज होता है सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बन जाती है, ये इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, और सेल के जो नंबर बढ़ते हैं उनको बोलते हैं सेल डिवीजन। देखो यहाँ पे कह रहे कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, पता है आपको कि डिप्लॉइड जायगोट हमेशा बनता है, ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जायगोट तो बनना ही बनना है। यहाँ देखो इन ऑर्गेनिज्म विच विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम, कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जायगोट कहाँ बनेगा, एक्सटर्नल मीडियम में, ठीक है, यूजुअली वाटर, कहाँ होता है, वाटर, जैसे कि आपने बताया फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग के जो जायगोट होते हैं किसने ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब बाहर कोई जानवर उसको देख के खा जाता है। देखो एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर, whereas in those exhibiting internal fertilization zygote is formed inside the body of organism, तो कहने जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, उसमें जायगोट कहाँ बनेगा, बॉडी के अंदर,
बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जायगोट कहाँ बनेगा, बॉडी के बाहर। इंटरनल में कहाँ बनेगा, बॉडी के अंदर, ठीक। जायगोट कहाँ बनता है अगर हम फीमेल की बात करें तो, जायगोट कहाँ बनता है, बोलो, एम्पुला में, है ना, किसने बोला, एम्पुला में, एग्जैक्ट, एम्पुला में होता है। तो वहीं तो होता है फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, एम्पुला में होता है, ठीक। यहाँ देखो, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज एंड एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज्ड टू। अब बाकी जो डेवलपमेंट डिपेंड करता है लाइफ साइकिल, उसका ऑर्गेनिज्म कैसा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक। आगे करें, देखो आप करें कि इट इज एक्सपोज इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई एल्गी जायगोट डेवलप इन थिक वॉल। यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। कह रहे कि ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि आपका हो गया फंजाई, और कौन सा है, एल्गी। बताया था अभी इससे पहले कि जो अमीबा बताया था, अमीबा कितने लेयर बनाता था, 3, कितने लेयर, तो इस लेयर बनाने को क्या बोलते थे हम लोग, इंसिस्टेशन। और ये बात बनने के बाद बहुत सारे अमीबी बाहर निकलते थे, स्पोरुलेशन, इट मीन स्पोरुलेशन, इंसिस्टेशन फॉलोड बाय स्पोरुलेशन। यहाँ देखो फिर जायगोट डेवलप थिक वॉल, जो जायगोट होता है उसमें थिक वॉल बनता है, दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन। व्हाट मीन द डेसिकेशन एंड डैमेज। डेसिकेशन मतलब होता है सूखना से बचाने के लिए, सूखने से बचाने के लिए, ठीक, बचाने के लिए इसको बोलते हैं क्लियर। सूखने से बचाने के लिए होता है डेसिकेशन, चारों तरफ लेयर बना देती है, थिक वॉल लेयर बना देती है, जिससे कि जो जायगोट होता है वो सूखने नहीं पाता, बस में। तो डेसिकेशन साथ साथ डैमेज, तो डेसिकेशन सूखने से बचाता है, साथ साथ डैमेज होने से भी बचाता है। कौन, जो थिक वॉल होती है उसकी बात करें, बस में। ये थिक वॉल कहाँ बनता है, फंजाई में कि एल्गी में, दोनों में। तो फंजाई एल्गी में थिक वॉल बनता है, और इस वॉल से पैदा होता है, इसे सूख नहीं पाता, और साथ साथ डैमेज होने से भी बच जाता है। देखो आगे देखो, इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ देखो इट अंडरगोज पीरियड ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब क्या कहोगे यहाँ पे, देखो अब कह रहे हैं कि एक टाइम आता है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग कंडीशन। तो कह रहे हैं यहाँ पे जर्मिनेशन से पहले लिखा हुआ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेट करने से पहले इसमें से नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म बनने से पहले एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज, यानी जर्मिनेशन से पहले होता है रेस्टिंग फेज, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रेस्टिंग फेज किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई और एल्गी की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज, एल्गी और फंजाई में थिक वॉल स्पोर बनता है, जिसका काम है डेसिकेशन और डैमेज से बचाने का काम करता है। साथ साथ ही जर्मिनेट होने से पहले, नया ऑर्गेनिज्म बनने से पहले इसमें कंडीशन आती है रेस्टिंग कंडीशन। कौन सा, रेस्टिंग कंडीशन। किसकी बात कर रहे हैं, ये फंजाई और एल्गी की। इन ऑर्गेनिज्म विद हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बताओ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ का बताया था आपको, एल्गी में, बस सिर्फ एल्गी ही था हेप्लॉन्टिक में, है ना, ठीक है। और डिप्लॉन्टिक में कहाँ कहाँ था, ह्यूकस में था, एल्गी में, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और हेप्लोडिपेंडेंट कौन कौन था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, साथ में केल्प और वॉलवॉक्स नहीं था, एक्टोकार्पस। क्या है, एक्टोकार्पस। यहाँ देखो अब करेंगे इन ऑर्गेनिज्म विद हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एज यू हैव रीड, करेंगे जायगोट डिवाइड बाय मियोसिस। जायगोट जो है उसमें मियोसिस से डिवीजन होता है, ठीक है, टू फॉर्म हेप्लॉइड स्पोर, ठीक। इन ऑर्गेनिज्म हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ये एल्गी की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि जायगोट डिवाइड बाय मियोसिस, इसका मतलब ये होगा कि जायगोट में मियोसिस होता है, इसका मतलब बोलते हैं क्या, जायगोटिक मियोसिस। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जायगोटिक मियोसिस कहाँ पाया जाता है। वास्तव में यहाँ पे, हाँ वास्तव में यहाँ पे तो एल्गी लिखा हुआ है, लेकिन एल्गी में भी पूछा था सबसे ज्यादा क्लेमाइडोमोनास, जो बताया अभी उसने, है ना, क्लेमाइडोमोनास। तो जायगोटिक मियोसिस कहाँ मिलेगी, सारे एल्गी में, स्पेशली कहाँ पे, क्लेमाइडोमोनास को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जायगोटिक मियोसिस कहाँ मिलेगी, तो क्या बताएंगे, क्लेमाइडोमोनास। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सारे हेप्लॉन्टिक, देखिए यहाँ देखो, जायगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म हेप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो इनटू हेप्लॉइड इंडिविजुअल। और आपको पता है कि एल्गी कैसा होता है, हेप्लॉन्टिक कैसा होता है, पूरी बॉडी कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। इसी में बताया कि एल्गी को अगर कोई गैमेट बनाना होगा तो मियोसिस करेगा या माइटोसिस, हाँ माइटोसिस भाई, क्या करेगा, माइटोसिस, उसी बात करें यहाँ पे। ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जायगोटिक मियोसिस। जायगोटिक मियोसिस कहाँ कहाँ बताया, सारे
एल्गी में, खासकर किसमें, क्लेमाटोमोनास। अभी हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी आगे क्या करना, देखो काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक प्लेस इन द जायगोट इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लांटिक लाइफ प्लांट, जो छोड़ दे तो पढ़ चुके हम लोग, है ना। अब देखो ध्यान से, तो एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो बता दूं मैं आपको, और वो क्या, देखो ठीक है, जायगोटिक मियोसिस, ये पूछा गया कई बार इसमें कि जायगोटिक मियोसिस कहाँ मिलेगा। एल्गी, और एल्गी में खासकर कौन कौन सा है बताओ, क्लेमाइडोमोनास। कहाँ पे, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। जायगोटिक मियोसिस कहाँ मिलेगा, देखो मैंने एल्गी लिख दिया है, एल्गी में हो सकता है क्लेमाइडोमोनास के अलावा कुछ और भी पूछ सकता है, आपको वॉलवॉक्स दे दे या कारा दे दे, है ना, कारा बहुत इस समय फेमस है तो कारा दे सकता है ना। हाँ देखिए, ये भी कर सकता है, तो याद रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बताया, थिक वॉल स्पोर कहाँ का बनता है, एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनेगा, फंजाई और एल्गी में। तो नोट का पहला पॉइंट तो ये हो गया था हमारा। दूसरा पॉइंट देखो, थिक वॉल स्पोर, कहाँ बनता है, फॉर्म इन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई। और इसका काम तो पता ही होगा, क्या काम करता है बताओ, डेसिकेशन एंड डैमेज, डैमेज तोड़फोड़ से, और डेसिकेशन सूखने से बचाता है, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। जैसे केचुआ है, केचुआ अगर मारना हो तो एक तो होता है डायरेक्ट मार दो उसको, दूसरा तरीका होता है केचुए को उठाओ डाल दो उसको धूप में। एक केचुए को धूप में डाल दिया गया, वो मर गया, पोस्टमार्टम किया गया, कैसे पता चलेगा इसकी डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, किसने किया, कितने बजे किया है, बताओ। डिहाइड्रेशन एक ऑप्शन, दूसरा बताओ, एक किचुआ था उसको उठा के हमने डाल दिया धूप में, सूख के मर गया है, कैसे मर, पानी नहीं मिला है, कैसे मरा। एक आदमी को खाना मत दो, क्या हो गया ऑस्मोसिस हो गया। एक होता है, सुनो इधर, एक होता है एक आदमी को खाना मत दो और दूसरे आदमी का सांस रोक दो, कौन पहले मरेगा, मतलब उसको ऑक्सीजन ना दो, एक ऑक्सीजन खाने से रोक दो, एक खाना खाने से रोक दो। हाँ पूरा बोल रहे थे, पूरा बोल दो, आधा क्यों बोल रही हो, पूरा बोलो, सही बोल रही हो। हाँ बस खत्म हो गया बात, बस ठीक है, रिस्पायरेशन नहीं कर पाएगा वो, बस में दम घुट जाएगा, सांस ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, इसकी वजह से डेथ हो जाएगी, किसकी, अर्थवम की। ये पोस्टमार्टम निकलेगा, उसमें है कुछ, तो आप हम डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो स्किन से ही कुटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुटेनियस, स्किन से रिस्पायरेशन करता है, और आपने उसको सुखा दिया, मॉइस्चर गैप, रिस्पायरेशन कर नहीं पाए, पूरा एयर ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए अर्थवम की डेथ हो जाती है, रिस्पायरेशन ना कर पाने की वजह से डेथ होती है, बस में कुछ, आगे देखो। तो थिकवाल स्पोर कहाँ बनते बताओ, एल्गी में, और थिकवाल स्पोर फॉर्म में एल्गी में बताया था ना, फंजाई दोनों भाई, हाँ इन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। ये ऊपर वाला था यार, मिक्स हो गया दोनों, वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया, देखते देखते हो गया। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गड़बड़ मत कर देना, समझ गए। चलो, ये उसे रोज पूछेंगे आपको, इसे बोलना चाहेंगे तो हम बोलने नहीं देंगे, समझ गए, भूल नहीं पाएंगे, ठीक। चलो, तुम लोग याद हो गया पूरा है, कब क्या क्यों कैसे। ये है, खत्म हो गया बाबू, देखो, है ना। देखो, अब ये हम लोग बात करें यहाँ पे एम्ब्रोजेनेसिस, है थोड़ा सा क्या,
नहीं बस यही है, वो नहीं, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं। देखो यहाँ देखो, बात नहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो लिखा हुआ इंपॉर्टेंट लाइन है, जायगोट इज वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेजम ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। मतलब क्या कहने मतलब है, जायगोट जो है एक तरीके से लिंक है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के बीच में, मीडिएटर काम करता है। यही जायगोट चल के आगे चल के नया ऑर्गेजम बनेगा। तो इंटरमीडिएट कौन होगा, इससे केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बीच में इंटरमीडिएट बनता है। इट्स लाइक टू फ्यूडल कार्ब रिएक्शंस, कार्बोनियम आयन फॉर्म। फ्यूडल कार्ब में क्या बनता है, कार्बोनियम आयन, और वो पढ़ते हो नाइट्रेशन में क्या बनता है, नाइट्रोनियम आयन। वो इंटरमीडिएट बीच में बनता है लेकिन मिलेगा नहीं, वो फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में ही मिलता है। सेम ऐसे यहाँ पे है इंटरमीडिएट के तौर पे, इससे बताया था जायगोट, तो क्या बताया कि वाइटल लिंक है, जैविक लिंक है, दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। एक स्पीसीज एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाएगी कि नहीं जाएगी, वो डिपेंड करता है जायगोट बना है कि नहीं बना है। पास में कुछ, तो जायगोट तरीके से कैसा होता है, कैसा होता है ये वाइटल लिंक। तो जायगोट वाइटल लिंक काम करता है, कह सकते हो इंटरमीडिएट काम करता है। बीच में जो काम नहीं करते, सपोर्ट करते हैं आपका, उनको क्या बोलते हैं, सपोर्ट करने वाले को कैटलिस्ट नहीं यार, मतलब हेल्प करने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो याद रहेगा जायगोट क्या है, वाइटल लिंक है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, जो बीच में होता है उसके बीच में। ठीक, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज ले जाने के लिए काम करते हैं कौन सा, जायगोट, वाइटल लिंक। आप करें यहाँ पे इसको बोलते हैं जैविक लिंक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखो आगे, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग begins life as a single cell zygote। कह रहे हैं कि एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग begins life as a single cell zygote। मतलब क्या है, जैसे एलिफेंट हो गया, एलिफेंट देखने में इतना बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन कभी भी एक सिंगल सेल जायगोट का बना हुआ था, इतना बड़ा। ब्लू व्हेल को देखो कितना बड़ा जानवर है, लेकिन कभी वो भी क्या रहा होगा, सिंगल भी सेल जायगोट। तो हर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, कभी वो जायगोट रहा होगा, जैसे सास भी कभी बहू थी, सुना है कुछ, वैसे यहाँ भी है। क्लियर। तो हर जो कह रहे हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें जायगोट जो है वो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। बस में कुछ, ये हम लोग बात करें इसकी। खैर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिर से है कि जायगोट जो है क्या होता है, वाइटल लिंक होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में। क्लियर। और दूसरी बात हमने बताया कि हर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, बताओ, सिंगल सेल जायगोट से। सिंगल सेल जायगोट से उसकी लाइफ यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो जो जायगोट होता है लिविंग कि नॉन लिविंग, कैसा हो गया, लिविंग हो गया है ना। तो अगर आप पूछे कोई ऑर्गेनिज्म उसकी जो लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, तो क्या बताओगे, जायगोट से स्टार्ट होती है। कहाँ से, जायगोट से। ठीक है, अगला हमारे पास है एम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट बन चुका है, जायगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस में मैंने दो चीजें बताई, एक तो बताया सेल डिवीजन, दूसरा बताया सेल डिफरेंशिएशन। यहाँ देखो, एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें जैसे नाम है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो होता है, जेनेसिस मतलब बनाने वाला, बनाना। फ्रॉम द जायगोट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगोज सेल डिवीजन। जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है जायगोट में सेल डिवीजन होता है, मतलब माइटोसिस होता है। माइटोसिस में सेल के नंबर बढ़ते हैं, क्रोमोसोम का नंबर घटा दिया दोस्ती, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। मियोसिस में घट जाता है, कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। यहाँ देखो, तो कह रहे हैं जायगोट अंडरगो सेल डिवीजन, किसमें, एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरा देखो माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के कितने पार्ट हुए, दो पार्ट, पहला सेल डिवीजन, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस, माइटोसिस में नंबर सेल के बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन में मॉडिफिकेशन होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम पूरा ऑर्गेनिज्म। यहाँ देखो, वाइल सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल, देखो लिखा हुआ है, सेल डिवीजन होता है तो इसमें क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। आगे देखो, इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, हेल्प ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड। सेल जब मिलते हैं तो क्या बनाता है, और टिश्यू मिलेगा तो, ऑर्गन मिलेगा तो, और ऑर्गन सिस्टम बहुत से मिलेंगे तो, वही चीज यहाँ दिखा रहा है देखो। एंड ऑर्गन टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लास। ये कह रहे हैं 11th में आप पढ़ चुके होंगे ये कहानी इसकी। तो अगर आपसे पूछे, हाँ बोलो,
हाँ ठीक है। तो सेल अगर आपसे पूछे एम्ब्रियोजेनेसिस में कितने पार्ट हुए बताओ, क्या बताओगे? 2। ये हो गया हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा हमारा सेल डिवीजन, ठीक है, और दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं ना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। और यहाँ क्या होता है, यहाँ सेल से क्या बनता है, बोलो? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब क्या बनाओगे, पॉपुलेशन? हाँ हाँ, ऑर्गेनिज्म से क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से बोलो कम्युनिटी, कम्युनिटी से बायोम। आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, नोट कर लो इसको, नीचे नोट कर लो इसको जल्दी। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 पार्ट होंगे, सेल डिवीजन और बॉबी सिंह, इसमें तो नहीं कोई? आप हो बॉबी? अच्छा ठीक है सर, अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन लगेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन, अरे ठीक है यार, देखो मेरी बात समझो, सबका अलग हो सकता है, मेरा कॉन्सेप्ट तो यही था फिलहाल, ठीक है, क्वेश्चन पहले लगाओ और पढ़ो बाद में। बाकी आपका कुछ नया भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ही फॉलो करो, ठीक है, आपको जो बेटर लगता है उसे वो भी कर सकते हो। हमें इसमें कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं करते थे, ठीक है। जैसे कोई आदमी होता है वो तैर नहीं पा रहा, स्विमिंग सीखना जा रहा है, कोई आदमी तैर नहीं पा रहा है, स्विमिंग करने जा रहा है, क्या करो उसको, रोज जाता है पानी की तरफ देखता है, पानी उसको देखता है, चले आते हैं। एग्जैक्ट। तो स्विमिंग करने गया मान लो, जैसे मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आते हैं लोग, जैसे डीपीएस, डीपीएस स्कूल में स्विमिंग पूल है, सीएमएस वाले आते हैं बच्चे कि सर मेरे सर्टिफिकेट बना दीजिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा ठीक बना देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, बना देते हैं। तो कई बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको डरते हैं, वो जाते हैं पानी देखते हैं और पानी उनको दिखता है, फिर चले आते हैं, 1 दिन के चले आए, 2 दिन चले आए। क्या करो ऐसे बच्चों को, उसको क्या हो रहा है, डर लग रहा है, पुश कर दो, पानी में डाल दो उसको, कुदा दो उसी में, ठेल दो इसे, जाओ धक्के मार जाओ। जब वो अब 2 चीजें होनी वहां गए, वो अब डूबना शुरू करेगा, और जब डूबे, जब जान पे आती है ना, तो आदमी तो तैरना सीखेगा, ये जल्दी सीख जाएगा। जैसे आप लोग साइकिल सीखते थे, किन लोगों ने साइकिल सीखा है, 1 2 3 4 5, सबने सीखा होगा, कैसे सीखा है बताओ? हाँ, अंदर डाल के है, डायरेक्टली सीखा है, अलग रहा होगा, ठीक है। और मैं क्या करता था, जैसे जहाँ पे पहले साइकिल लेके जाता था पैदल ऐसे, और जहाँ ढाल होता था स्लोप, ठीक है, और स्लोप होने के बाद नहीं, कैंची वाला तो जो बीच में होता है, सेंटर होता है, सबने सीखा है। उसके बाद की बात कर रहे हैं, ऊपर जाने पे प्रमोशन हो जाता है तो ऊपर जाते हैं लोग, तो ढाल होता है, ढाल पे आप चढ़ जाते हैं, चढ़ जाने के बाद फिर उधर हाथ हटा के फिर वो फिसलते चले जाते थे अपने आप, पेंडे तो मारने, तो पेंडे वेंडे मिलता है तो वहाँ पे फिर मारना मारना धीरे धीरे सीख गए, ऐसे करते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जिसने सीखा होगा वो गिरा नहीं होगा, 100% गिरा होगा, ठीक है, घुटने भी टूटे होंगे, हुआ नहीं हुआ, तो होता है ऐसे, अगर आप डरते ही रहोगे, इसको देखो, हुआ था नाली में। अच्छा ठीक है, नाली में गिरे थे, बंदर को ऐसे, ठीक है, इधर देखो, इधर इधर बात नहीं करो, है ठीक है। कुछ डाल दिया है, हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखो मेरे बच्चे, अरे सुन तो लो, ठीक है, सब गिरे हुए हैं, ठीक है, हमें पता है। साइकिल की तो बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, कहाँ चले गए तुम? अब आप, अब आप कहीं और चले जाते तो हम उससे जिम्मेदार थोड़ी ना है। देखो, तो कमला की ये, अगर हम बात सुनो, इधर सुनो,
अगर हम साइकिल को देख के डरते रहते तो क्या साइकिल सीख पाते? नहीं सीख पाते। एक तरीका यह भी है कि साइकिल सीखने की बुक ले लेते, पहले कृपया करके साइकिल इकट्ठा करें, दूसरा कृपया करके कैंची सीखना शुरू करें, पैर दाएं पैर को दाएं साइड, बाएं पैर को बाएं साइड करें, उस बाद कृपया करके साइकिल में हवा चेक कर लें। कभी ना सीख पाते आप। सुबह शाम किताब पढ़ते नहीं सीख पाते, अब तो पढ़ते रहते सीख पाते नहीं सीख पाते। आपने क्या किया, प्रैक्टिकल शुरू कर दिया, साइकिल उठाया और लेके चल दिए, बाद में मान लो पापा डांट रहे होंगे मेरी साइकिल कहाँ गई, ठीक है, डांट पड़ती है, साइकिल लेके निकल गए। मेरा मतलब ये कि अगर आप पढ़ते रहते तो पढ़ने से आप नहीं सीख पाते। साइकिल उठाया चलने लगे, कुछ गिरे पड़े, सीख गए आप। सेम चीज होता है, कोई भी काम करो प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप चला क्वेश्चन कर रहे हो, अल्टीमेटली एग्जाम में जाना है, एग्जाम में जाओ क्या करना, कुछ नहीं तो करना है, वहां थ्योरी तो लिखना नहीं है, ठीक है। इधर देखो, इधर बात नहीं करो, रे आप्टिस पे निबंध लिखो, यंग डबल सीड एक्सपेरिमेंट पे निबंध लिखो, ठीक, कम से कम 100 पेज से कम ना हो। होता है ऐसा क्या? नहीं होता है। आप ये देखो कि आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो, उसका पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से चीजें करनी चाहिए, ठीक है। देखो खैर अब करें यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब मेरा मतलब आप सारी चीजें आप मैं करके देख चुका हूँ, बाकी आप ट्राई करो, दोनों चीज देख लो, क्या आपको बेटर लग रहा है उसको अप्लाई करो। यहाँ देखो, तो एम्ब्रियोजेनेसिस दो पार्ट, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ देखो, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल क्या होता है, बढ़ता है, और सेल किट से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। खैर हम लोग बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस की, ठीक है। ये आपका एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ गई बात। जितने मैंने पॉइंट बताए गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वाइटल लिंक फिर से बता दूं मैं, ठीक है। और जो सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेजम होता है उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, जायगोट से। दूसरा हमने बताया कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दो पार्ट होते हैं, पहला बताया सेल डिवीजन जिसमें होता है नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, दूसरा बताया सेल डिफरेंशिएशन जिसमें क्या होता है सेल से टिश्यू, टिश्यू से, ठीक है। ये सारी चीज बनती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप जाओ उधर, देखो खत्म हो गया। अब देखो यहाँ यही है ना, देखो एक पेज ज्यादा नहीं चला गया इसमें, ठीक है। ये पीछे चल रहा है क्या सर? अगर अच्छा अभी तो कुछ नहीं आया, हमने उसे दूसरा भी डाल दिया इसमें, ठीक है। देखो यहाँ देखो, एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस, ये पीछे चल रहा है क्या इसमें यार, लाइक कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस, में दिख ही नहीं रहा यार, पता नहीं चल रहा है, ठीक है, पूरा दिख रहा है एग्जैक्ट ये। देखो देखो देखो, कह रहे एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस, ठीक है, किसमें, ओविपेरस में। थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है। यहाँ देखो, देखो एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस, किसमें, ओविपेरस। यहाँ देखो, बंद कर दो, देखो साइज बड़ा कर दो ना, थोड़ा सा बड़ा कर दो ये, अब देखो कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। देखो देखो देखो, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस, क्या मतलब इसका, बोलो। हाँ, तो जो अंडे देने वाले उनको बोलेंगे ओविपेरस, जो बच्चे देने उनको बोलेंगे विपेरस, ठीक। बेस्ड ऑन विदर द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, कि जायगोट का जो डेवलपमेंट होता है फर्दर, वो बॉडी के बाहर होगा कि अंदर होगा, या फीमेल पेरेंट जो उसके अंदर होगा, बात में कुछ। तो इसके बेस पे डिवाइड किया गया है ओविपेरस और इविपेरस, ठीक है। देखो अब कह रहे हैं कि विदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। अब जो अंडे होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक फर्टिलाइज होता है और एक अनफर्टिलाइज होता है। जैसे मुर्गी के जो अंडे होते हैं फर्टिलाइज अंडे होते हैं, ठीक है। और बाकी जो दो आगजम में होता है, जैसे कि आपका फिश में हो गया, एम्फीबिया में हो गया, हम लोग में हो गया, कैसे हो गए वो अनफर्टिलाइज होते हैं, कैसे होते हैं अनफर्टिलाइज, फर्टिलाइज बाद में होता है। देखो कह रहे हैं कि फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज
एग्स आर गिव बर्थ टू द यंग वंस, उसके बाद क्या होता है, नए बच्चे का यहाँ पे जन्म होता है। कहने मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो जायगोट का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है कि बाहर होता है, इसके बेस पे डिवाइड किया गया है क्या, ओविपरस और विविपरस। पास में वही कह रहे हैं, अगर फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो विविपरस, बाहर होता है तो, ये मतलब है। पास में कुछ जो डिफिनेशन दी जाती है वो अलग तरीके से दी जाती है, वो एक देता है नहीं देता उसके बेस पे नहीं, यहाँ पे इस बात डिपेंड करता है जायगोट का डेवलपमेंट कहाँ होगा उसके बेस पे दिया गया है। अगर जायगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो तो विविपरस, बाहर हो तो ओविपरस। ठीक, आगे देखो यहाँ पे कह रहे इन ओविपरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, आपको पता है ओविपरस रेप्टाइल हो गया और बर्ड्स हो गया। तो रेप्टाइल और बर्ड की बात करें, फर्टिलाइज एग कवर्ड बाई हार्ड कैलकेरिया सेल, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, जो ये बना होता है हार्ड कैलकेरिया सेल से मिलकर बना, देखो फर्टिलाइज एग्स कवर्ड बाई हार्ड कैलकेरिया सेल। कैलकेरिया सेल मतलब कैल्शियम कार्बन बना होता है, जो होता है ना सेल होता है जो अंडे में, हार्ड कैलकेरिया सेल्स मिलकर होता है, आर लेड इन ए सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, और एक कोई प्रॉपर जगह होता है जहाँ पे इस अंडे को देता है। जैसे सांप देखा होगा, सांप को जो अंडे होते हैं ना एक जगह इकट्ठा कर देता है, सारे करते हैं जानवर, क्या होता है इसको क्या बोलते हैं पता है किसी को, पेरेंटल केयर। जैसे मुर्गी देखा होगा, मुर्गी अपने अंडे को पूरा प्रोटेक्ट करती है, वैसे सारे जानवर करते हैं, ठीक, एक इमोशनल अटैचमेंट उनका रहता है। लेड इन ए सेफ प्लेस इन एनवायरनमेंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग, सबका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग में कितना होता है, उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ होता है। अलग अलग आगजम अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन मतलब जब अंडे देते हैं उससे बच्चे निकलने के टाइम को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ देखो कैर इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, ऑन द अदर हैंड इन विविपरस एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ मैमल, यहाँ देखो इन विविपरस एनिमल मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग द जायगोट डेवलप इनटू ए यंग वंस इनसाइड द बॉडी। जाहिर सी बात है कि जो आपका विविपरस होगा उसमें जो बच्चा होगा आगजम होगा कहाँ होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, कहाँ होगा, फीमेल बॉडी के अंदर। और ओविपरस में क्या होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है ना। देखो आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल आगजम, इसको बोलते हैं क्या, पास्चुरेशन या डिलीवरी, है कि नहीं। अब कहते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, अब चीज और देखो यहाँ पे एक आगजम का फॉर्मेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, एक आगजम का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, ये बताओ किसकी लाइफ ज्यादा सिक्योर होगी, अंदर वाले यानी ह्यूमन बीइंग जैसे देख लो। तो अगर बॉडी का केयर अंदर हो रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा होगा, सर्वाइवल के चांस ज्यादा होंगे। लेकिन बाहर हो रहा है, बाहर पड़े हुए हैं, पता नहीं कोई डैमेज कर कोई भी कर सकता है। यहाँ देखो बिकॉज ऑफ प्रॉपर केयर, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपरस आगजम। तो जिस आगजम का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो रहा है उसमें सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा होता है, और बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं विविपरस। तो समझ में आया ये चीजें इसमें, ठीक। एक बात और, कैलकेरियस सेल पे बात हो गई है तो इस पे एक बुक लिखी गई इसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, सुना है किसी ने, साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। तो बुक में क्या था, वो एक्चुअली लिखा हुआ है डीडीटी के ऊपर, किसके ऊपर, डीडीटी के ऊपर। अगर पानी में डीडीटी का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो वो डीडीटी कहाँ जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बॉडी में जाएगा, वहां से कहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं लेयर पे लेयर डीडीटी के लेवल को बढ़ता जाना कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन, क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, बस में। और उसके बाद ये कौन खाएगी, छोटी मछली, छोटी मछली से बड़ी मछली, और इसको मान लो किसी बर्ड ने खा लिया तो बर्ड के अंदर चला गया कौन, डीडीटी, ठीक है। तो ये डीडीटी क्या करता है, जो कैलकेरियस सेल होता है इसे देखो, मान लो ये कैलकेरियस सेल को कमजोर कर देगा। कमजोर करने से क्या होता है, आप अंडे जब अंडे लाते हो तो आप क्या करते हो, ऐसे नहीं टूटता, ऐसे दबा दिया टूट गया, दबाने से टूट जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, उसको जैसे उबला हुआ अंडा तो ठक 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 टूटता, तब जाकर टूटता है, तब निकलता है, हार्ड होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो लेयर ये कमजोर हो जाएगा, इससे क्या होगा, प्रीमैच्योर हैचिंग हो जाएगी, समय से पहले ही ये सेल टूट जाएगा, कमजोर बच्चा होगा वो निकलेगा, हाथ पर बने नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई आगे मर जाएगा या कोई आगे इसको खा जाएगा। तो इससे क्या होने लगा था, चिड़ियों की पॉपुलेशन घटने लगी थी। बस में कुछ आप देख रहे हो बहुत सारी चिड़िया आपको नहीं दिख रही है प्रेजेंट टाइम में, उसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी चीजें, ठीक है। अब इस पर खैर डीटी पे बैन लग गया, पता नहीं पता, इससे बैन लगा हुआ है, यूएसए में बैन लगा हुआ है, बाकी इंडिया को पता नहीं। खैर यहाँ देखो
तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, और ये पेस्टिसाइड है, इसको मच्छर को मारने के लिए लाया गया था, लेकिन मच्छर कम, आदमी मरने लगे फिर यहाँ पे, है ना भाई। आप सफोकेशन से काफी ज्यादा उससे बॉडी के अंदर जा रहा था, उसके वजह से। ठीक, यहाँ देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट द जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओवुल। आपको पता है जायगोट कहाँ बनता है? ओवुल के अंदर बनता है, ये पता ही है आपको, है ना, ओवुल के अंदर। अच्छा, ओवुल आगे चल के क्या बनाता था? सीड। इसका मतलब आप जो सीड खाते हो उसके अंदर क्या है? जायगोट है। तो आप सीड खाते हो, इसका मतलब क्या खाते हो? जायगोट खाते हो। समझ में आया कुछ? देखो, अब कहने कि यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, बताइए आपको, सेपल्स ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है, पेटल्स कलर वाला पार्ट, एंड स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर वाइदर एंड फॉल। वाइदर मतलब सूख जाना, तो सूख जाते हैं, सूख के वो गिर जाते हैं। कौन? सेपल, पेटल और ये सारे स्टेमन, ठीक है। लेकिन हमने बताया था कुछ जगह सेपल्स लगे रहते हैं। सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इसी को क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? परसिस्टेंट कैलिक्स। ये कहाँ पाया जाता था? परसिस्टेंट कैलिक्स एंड सोलेन प्लेसेंटा, ये पाया जाता है सोलेनेसी में। कहाँ पे? वहां पे मिल जाता है। जैसे आप देखो, टमाटर देखा आपने? टमाटर में जो लगे रहते हैं, देखो ये वाला, ये जो लगा हुआ, ये क्या है? वही तो है, टमाटर में लगे रहते हैं, वही तो है, ठीक है, ये कैलिक्स ही है। तो सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेम कुछ जगह यहाँ पे लगे जाते हैं। ठीक, आगे देखो, कह रहे हैं कि सेपल्स, पेटल्स ये वाइदर ऑफ मतलब सूख जाएंगे और गिर जाएंगे। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, कैन यू नेम ए प्लांट विच द सेपल्स रिमेन अटैच। देखो नाम दे दिया है, क्या बताओगे इसको? जहाँ पे सेपल्स लगे रहते हैं। तो ये बता, तो सोनेसी पूरा मेंबर है, पूरे सोने से लग रहा है। टोमेटो रख लो, कौन सा है? टोमेटो, है ना, ठीक है। हाँ, चिली में भी होता है, बिल्कुल, चिली आपने देखा होगा, है ना। ये देखो, ये है जो ये लगा हुआ है, ये वाला, ये तो है, ठीक है। हम वो बना रहे थे, चिली बन गया भिंडी, मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पे, ये समझ के ये है, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे द पिस्टिल हाइवर्स रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट। पिस्टिल जो यहाँ पे लगी रहती है, ठीक है, डेवलप इनटू द, हाँ, अटैच टू द प्लांट। द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। उसके बाद जायगोट किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में, है ना। अब तो क्या करें यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परसिस्टेंस कैलिक्स सोलेन प्लेसेंटा, ये पाए जाते हैं कहाँ पे? सोलेनेसी में। कहाँ पे? सोलेनेसी में। ये देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, इन फ्लावरिंग प्लांट जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओवल, ओवल के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस ऑफ द फ्लावरिंग वेदर एंड फॉल। वेदर समझ गए? सूख जाना, एंड फॉल ऑफ, कैरी द पिस्टिल प्लेसेंटा। नोट कर लो, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। परसिस्टेंट कैलिक्स, परसिस्टेंट मतलब बचे रह जाना, एज स्वेलन फूला हुआ, प्लेसेंटा ये पाया जाता है कहाँ पे? जो हम लोग खाते हैं टोमेटो, क्या है ये? व्हाट इज टोमेटो? फ्रूट में क्या है? प्लेसेंटा है ये। क्या है ये? प्लेसेंटा खाते हैं हम लोग। हाँ, क्या बोलते हो आप? हाँ, वो तो आप वो बता रहे हो, क्या नाम है उसमें, एस्टिवेशन, सॉरी, क्या नाम है ये, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बता रहे हो ना, मार्जिनल होता है, ठीक है। आगे बताएंगे यहाँ पे। अब आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, हाँ, कि रिमेन अटैच टू द प्लांट, जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो जायगोट होता है, उससे क्या बनाता है? एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। एंड ओवल से क्या बनता था बताओ? सीड बन जाता है। ओवरी क्या बनाता है बोलो? रूट बनाता है ना, ओवरी रूट बन जाएगा, विच डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड द पेरिकार्प। और ये जो फ्रूट होता है, ठीक है, ये थिक वॉल बनाएगा, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बनाएगा? पेरिकार्प, ठीक। यहाँ देखो, दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। उसका काम क्या है? पेरिकार्प का प्रोटेक्शन करना। इसका मतलब जो आप मैंगो में देखते हो, ये हाँ, ये इसका जो पेड़ जो है, उसका मान लो जो गुठली वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाहर जो कुछ भी आप देखो, जो आप खाते हो, उसका काम क्या है? इस सीड को बचाना, क्योंकि आम का पेड़ ऊपर है, अगर डायरेक्टली सिर्फ गुठली ही रहेगा, ऊपर जब नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, एम्ब्रियो की हत्या हो जाएगी, एम्ब्रियो हत्या, है कि नहीं। यहाँ देखो, इस वजह से यहाँ पे लगाया गया है। और एक फायदा तो ये होगा, दूसरा फायदा ये होता है प्लांट को,
कि आपने आम खरीदा, आम खरीदने के बाद मान लो आप कानपुर में हो, कानपुर से आप लखनऊ गए, लखनऊ लेके चले गए, एक प्लांट एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। ये प्लांट का फायदा होता है, हर प्लांट चाहता है उसके सीड पूरी दुनिया में बिखर जाए, वही हो रहा है। ठीक, तो फ्रूट का काम क्या है, देखो प्रोटेक्शन। क्या नाम है? प्रोटेक्शन। तो अगर आपसे पूछे पेरिकार्प का काम क्या है तो क्या बताओगे? तो पी से पेरिकार्प, पी से प्रोटेक्शन, यानी कि खाने के लिए, खाने में मजा आता है आम का, नहीं वो नहीं खाया जाता, नो डाउट वो तो आपके लिए है, बट प्लांट का क्या फायदा है? प्रोटेक्शन मिलता है, किसका? सीड का। कह रहे हैं कि आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोटेक्ट सॉरी प्रोड्यूस न्यू प्लांट, इससे नया प्लांट बन जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ लिखा हुआ इफ यू काइंड ऑफ फ्रूट शोविंग सीड, इसमें सीड दिखाया गया है और प्रोटेक्टिव पेरिकार्प दिखाया गया है। ये देखो सीड और प्रोटेक्टिव पेरिकार्प, यहाँ देखो ये पसंद में आ गया होगा। कौन सा प्रेजेंटेशन है इसमें? मार्जिनल। पी में कैसा होता है? मार्जिन होता है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे पीस में बताएंगे, टोमेटो में बताएंगे, लीमन बताएंगे, चना रोज बताएंगे। ठीक, यहाँ देखो अब करें यहाँ पे आपको सीड दिखाया गया, यहाँ पे क्या है? पी फॉर पेरिकार्प, पॉड नहीं, ये देखो इसको बोलते हैं पेरिकार्प। यहाँ पी का मतलब पेरिकार्प है, पॉड नहीं है। पॉड ये बच्चा पूरा है, ये पूरा पूरा पॉड कहलाता है। ये इसको हिंदी बोलते हैं मटर की छीमी, होता है वो पूरा पॉड होता है। हिंदी में छीमी बोलते हैं और यहाँ पे पॉड बोलते हैं, कहीं भी कुछ बोलते हैं, कहीं भी कुछ बोलते हैं। दिस इज पॉड। इस पे काम किया था मेंडल बाबा ने, बस ना। तो उन्होंने पॉड का कलर लिया था कि पॉड का शेप लिया था? हाँ, शेप, कलर है ना, कंस्ट्रक्टेड। यहाँ देखो, इधर इधर देखो, सी क्या हो गया? देखो सीड हो गया, ये क्या हो गया? पेरिकार्प। सी तो आपको नजर ही आ रहा है किसका है? पीस का बना हुआ है, पी का। ठीक, मंडल ने इसी पे काम किया था, कब से कब तक? 1856 से 1863 तक, पूरे 7 साल तक काम करते रहे मंडल बाबा। अब तुम लोग 6 महीने में परेशान हो जाते हो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो ये क्या है बताओ? सीड, ये क्या है? ये सीड और ये कुछ समझ में आया? नहीं आया? आया तो आगे आ जाओ। पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त, क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मान लिए बच्चे, मान लिए, देखो बस खत्म हो गया यार, तुम लोग मतलब भूख लगी है? ये देखो, ये देखो खिला देंगे, खिला। अरे देख लो मेरे बच्चे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सुन लो सुन लो, एक कहानी इसमें है। कहाँ भग गया यार, तुम लोग बुला दिए। इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें क्वेश्चन था, ठीक है? क्वेश्चन भाग कहाँ गया तुम लोगों ने ना? ये देखो, देखो 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 बच्चे देखो, इसको मैं ऊपर कर दूं पहले, क्योंकि हमसे मतलब जो है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ देखो, क्या नहीं दिख रहा इसमें? ठीक है, पब्लिक के डिमांड पे बढ़ा दिया गया, देखो सीट इसको। देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, देखो कह रहे हैं इनसाइड मैच्योर सीट, इनसाइड मैच्योर सीट
मैच्योर सीड इज द प्रोजेनाइटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन द एम्ब्रियो। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। मतलब ये हो गया सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। कह रही है अगली जनरेशन के लिए क्या है, ये प्रोजेनाइटर है, भविष्य बनाने वाला है, ये कह सकते हो। ये कहीं दिया नहीं गया था, यही दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि जो सीड का अंदर जो है या सीड में कौन सा है जो प्रोजेनाइटर है, जो अगली जनरेशन में जानने वाला है, तो क्या बताओगे, एम्ब्रियो। इनसाइड द मैच्योर सीड इज द प्रोजेनाइटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो है सीड के अंदर जो पाया जाता है वो प्रोजेनाइटर है, कह सकते हैं कि अगला ऑर्गेनिज्म बनाने वाला है, अगला नया प्लांट बनाने वाला है। पास में कुछ नहीं समझ आया, आ गया, आ गया है तो फिर एक चीज और देखो। देखो बच्चे, बस लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 थोड़ा बड़ा कर दो ना, दिख रहा है, बताओ जरा 11 नंबर। जितनी जल्दी बता दोगे उतनी जल्दी हम, बताओ। Identify each part in the flowering plant and write whether it is haplite or diploid. NR2N, बताओ। ओपरी कैसी है, बताओ, पक्का 2N है। एंथर बताओ, हाँ फंस गया ना, बताओ बताओ, हाँ बताओ। 2N एप्लाइड नहीं है बच्चे, 2N है। यहाँ देखो, एक बताओ, हाँ क्या डिप्लाइड है, एग, अंडे बच्चे, एग, एग हेप्लाइड है, एन, ठीक है। अब देखो नॉर्मल जो एग होता है वो हेप्लाइड ही होगा। पॉलन बताओ, है ना भाई, हेप्लाइड पॉलन है ना, जो मियोसिस से बनेगा, जो मियोसिस से बनेगा हमेशा हेप्लाइड होगा। बताओ मेल गैमेट, जायगोट, एन और एन आ गया ना, तभी जायगोट बना है। खेल खत्म। थैंक यू फॉर सो कोऑपरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है जिसान, बताओ कोई इशू है तो। अरे रुको रुको, देखो बम फोड़ रहे हो बोलो, हाँ क्या करो साकिब, हाँ बोलो बोलो। पॉलन में, पॉलन में नहीं, पॉलन नहीं पूरा हेप्लाइड है। मिडिल लेवल तो अलग चीज हो गई बच्चे, मिडिल लेवल तब बनेगा, मेरी बात सुनो, मिडिल लेवल तब बनेगा जब फ्रूट बन चुका होगा। हाँ शायद किंतु परंतु